So finally we are going to start our fourth lecture today. एंड हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिक्योरिटीज मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया था. आज हम कवर करेंगे सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरमीडियरीज को. लास्ट क्लास में हमने इंटरमीडियरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि सेबी को कैसे पावर मिलता है. ठीक है, तो सेक्शन 11 के अंदर सेबी को पावर दिया गया है कि वो रजिस्टर करेगा और रेगुलेट करेगा इन सारे इंटरमीडियरीज को. इसके अलावा आप चेक करना, आप सेक्शन नंबर 12 को भी पढ़ोगे. ओके, और सेक्शन नंबर 12 ऑफ सेबी एक्ट जो है वो भी यहाँ पर सेबी को पावर देता है कि ये जितने भी इंटरमीडियरीज है उनको पूरा रेगुलेट करेगा, रजिस्टर करेगा, प्लस इनके अपने जो रेगुलेशंस बने हुए हैं. ठीक है, जो एक एक रेगुलेशंस है, वो चाहे मर्चेंट बैंकर का रेगुलेशन हो, वो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट का रेगुलेशन हो, या किसी का भी अपना एक रेगुलेशन हो, अपने अपने रेस्पेक्टिव रेगुलेशन से ये गवर्नड होंगे. सेबी उनको यहाँ पर चेक करेगा. सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट. ठीक है, सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट. फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, ये एक रेगुलेशन इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये भी इनके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. तो तीन चीजें तो कॉमन है हर एक के लिए. इसके अलावा इनके ऊपर क्या और एप्लीकेबल होगा, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा इनका रेस्पेक्टिव सेबी रेगुलेशन, और इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सेबी एक्ट. देखो, सेबी एक्ट तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होना ही होना है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. सेबी एक्ट वुड बी देयर ओनली. चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे इंटरमीडियरीज को समझते हैं. तो यहाँ पर आप देखो, सी हाउ मेनी इंटरमीडियरीज वी हैव हियर. सो वी हैव मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर, बैंकर to the issue, debenture trustee, stock broker, portfolio manager, custodian, research analyst, and investment advisor, credit rating agency, depository participant, and foreign portfolio investor. हम एक एक करके ये सारे इंटरमीडियरीज को समझते हैं. मैं पहले क्या करूंगा, पहले यहाँ पे बेसिक आपके साथ डिस्कशन करूंगा. देयर आफ्टर हम यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर शिफ्ट करेंगे और हम मॉड्यूल में जाकर इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके कि मर्चेंट बैंकर क्या होता है, क्या मर्चेंट बैंकर के पावर्स होते हैं. हम इन सबको यहाँ पर कवर करेंगे पहले. ओके, एंड देयर आफ्टर ये देखिए, ये मॉड्यूल से हम लोग यहाँ पे सारे के सारे जो प्रोविजन है उसको कवर करेंगे. ये जो है आपको ध्यान रखना, मॉड्यूल ने बहुत अच्छे से इसको टेबल फॉर्मेट में आपको बनाकर दे दिया, एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिया है. एंड दिस इज एक्सट्रीमली गुड. तो आपको पढ़ने में भी काफी ज्यादा इजी रहेगा. बस आपको हर एक के लिए क्या प्रोविजन दिया हुआ है, इंटरमीडियरी का क्या नाम है, मतलब कौन इंटरमीडियरी है, उसका क्या डेफिनेशन है, वो क्या कर, ये जो डेफिनेशन है इसका ये नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड पूरा कॉपी करना है. आप अपने हिसाब से चीज को लिख सकते हो, बट हाँ रेलेवेंट रहना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा है वही कम्युनिकेट होना चाहिए. फिर हम ये देखेंगे कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके ऊपर क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हुए, कौन सा रेगुलेशन उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और उसका नेटवर्क. तो ये आपको हर एक का याद रहना चाहिए. मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर एक एक करके मैं समझा दूं. मेरे पीडीएफ में ये नहीं, ये आपका इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा. मेरे पीडीएफ में आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो मैं आपको फिलहाल अभी यहाँ पर समझाने वाला हूँ. ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, और ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर होगा. ओके, इज दिस क्लियर? ओके, चलो तो देखो हम यहाँ पे शुरू करते हैं मर्चेंट बैंकर को. तो देखो मर्चेंट बैंकर कौन होता है. मर्चेंट बैंकर बेसिकली, अगर आप ये देखो, ये रेड कलर का जो जुजू है ये है मर्चेंट बैंकर. ये क्या कर रहा है, ये जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसको इंश्योर कर रहा है कि वो क्या कर दे, अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा दे. ये जो मर्चेंट बैंकर है ये इस कंपनी को क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए. इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जो ये मर्चेंट बैंकर करता है. ये रहा स्टॉक एक्सचेंज. सो एक कंपनी अगर अपने आप को लिस्ट करवाना चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है, तो जब भी एक कंपनी आईपीओ करवाने के लिए आएगा तो उस आईपीओ में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. जब हम पढ़ेंगे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन
तो आप वहां पर और समझोगे आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर कि आईपीओ के अंदर क्या क्या काम करना होता है। तो जब आईपीओ आता है उस टाइम पर मर्चेंट बैंकर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। वो मर्चेंट बैंकर इस आईपीओ के अंदर क्या बन जाता है, ही बिकम्स द मैनेजर टू द ऑफर, द मैनेजर टू द ऑफर। ठीक है, इसको लीड मैनेजर टू द ऑफर बोलते हैं। ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे कंप्लायंसेस हो जाए। अब देखो, वो चाहे स्टॉक एक्सचेंज से हो, ठीक है, वो फिर कम्युनिकेशन चाहे आपका सेबी के साथ हो, ठीक है, वो कम्युनिकेशन आपका चाहे इन्वेस्टर्स के साथ हो, या फिर वो कम्युनिकेशन हो आपके बाकी अदर इंटरमीडियरीज के साथ, जो अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड फॉर दिस, तो उन सब के साथ आपका काम करने में मर्चेंट बैंकर का काम आता है। तो मर्चेंट बैंकर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन द कंपनी वांट्स टू कम अप विद अ पब्लिक इशू। मतलब एक सबसे बेसिक रोल यहाँ पर ये रहता है। इसके अलावा सर मर्चेंट बैंकर क्या करता है, इसके अलावा मर्चेंट बैंकर कंपनी को इन्वेस्टर से भी मिलाता है। ठीक है, मर्चेंट बैंकर का काम है, तो ये अगेन मर्चेंट बैंकर है। मर्चेंट बैंकर यहाँ पे कंपनी को मिलाएगा विद बिग इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ मिलाता है। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हो सकता है ये इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो सकता है ये ओवरसीज फॉरेन इन्वेस्टर हो। ठीक है, उन लोगों के साथ यहाँ पर मर्चेंट बैंकर कंपनी को मिलाता है ताकि इस कंपनी को क्या मिल सके, फंड्स इकट्ठा कर सके। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर बेसिकली यहाँ पर दो मेजर काम करता है। एक तो इंश्योर करता है कि कंपनी को फंड्स मिले, और दूसरा मर्चेंट बैंकर यहाँ पर क्या इंश्योर करेगा कि कंपनी का जितना भी सेबी रिलेटेड कंप्लायंसेस है वो यहाँ पर हैंडल हो जाए। अब सेबी रिलेटेड कंप्लायंसेस कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे जहाँ पर मर्चेंट बैंकर का रोल रहेगा। एक तो मैंने आपको बताया कि जब भी कंपनी क्या करेगी, पब्लिक इशू करेगी। सो वेन एवर द कंपनी डज पब्लिक इशू, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर मर्चेंट बैंकर का काम आएगा। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है, एक लिस्टेड कंपनी दूसरे लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर करेगी, तब मर्चेंट बैंकर का काम आएगा। मर्चेंट बैंकर यहाँ पे वैल्यूएशन का काम भी करता है कि शेयर्स का वैल्यूएशन क्या है, कैसे है, वो सारा यहाँ पर कैलकुलेशन करता है। इसके अलावा जब कंपनी बाई बैक करेगा उस समय भी यहाँ पर मर्चेंट बैंकर का कंप्लायंसेस का काम आ जाएगा। तो ब्रॉडली अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये आपके पास है सेबी के कंप्लायंसेस। तो इस तरह से करके बहुत सारे काम होते हैं जो मर्चेंट बैंकर ये करता है। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है, क्या कोई भी जाके मर्चेंट बैंकर बन सकता है? देखो नहीं, अगर आपको एक सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इंटरमीडियरी बनना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इंटरमीडियरी बनना है तो आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा और सेबी को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप सेबी में जाओगे, सेबी में जाके अपने आप को रजिस्टर करोगे, ठीक है, आप एप्लीकेशन दोगे, सेबी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, और उसके लिए आपको एलिजिबल भी होना पड़ेगा। मतलब कुछ प्री कंडीशंस होते हैं जिसको आप क्वालिफाई करते हो। जैसे अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपका क्या एलिजिबिलिटी है कि आपको सीएस प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा आपको जो 21 मंथ्स का इंटर्नशिप है वो कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा 3 मंथ्स का जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना होगा। ये सब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप क्या बोलोगे, यू आर एलिजिबल टू रिसीव द मेंबरशिप नंबर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। तो सेम वे यहाँ पर भी वैसे ही जाता है कि सेबी से अगर आपको रजिस्टर करने अपने आप को एज मर्चेंट बैंकर या कोई भी इंटरमीडियरी, तो उसके प्री कंडीशन से एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आपको मिलेंगे। उन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को अगर आप फुलफिल कर देते हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट यू आर बेसिकली एलिजिबल। आप सारे डॉक्यूमेंटेशन सेबी को भेजते हो और सेबी फिर उन डॉक्यूमेंटेशन को रजिस्टर करता है और आपको बोलता है ओके, नाउ आई गिव यू द लाइसेंस, नाउ आई गिव यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और अब आप एक्ट कर सकते हो एज मर्चेंट बैंकर। और सर हमने बिना ये सर्टिफिकेट लिए, बिना ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए अगर काम करना शुरू कर दिया तो फिर सेबी के पास पूरा पावर है कि सेबी आपके ऊपर पेनल्टी लगाए, ठीक है, मॉनेटरी पेनल्टी लगाए। सेबी अगर चाहे तो आपको जेल में भी डाल सकता है, सेबी चाहे तो आपको डिबार कर सकता है, मार्केट से डिबार कर सकता है और बोलेगा कि 2 साल तक
सिक्योरिटीज मार्केट में आना भी मत, आप किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज मार्केट में डील नहीं कर सकते, फॉरगेट किसी और का। आपको खुद को भी अगर शेयर्स को खरीदना है, बेचना है, तो आपको बाहर, वही मैं समझा रहा हूँ इशू, डिबार मतलब कंपनी से आपको बाहर कर दिया जाएगा, मार्केट से डी बार्ड, राइट, आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, दैट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द मार्केट ओनली। तो इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट, राइट। तो ये है आपका सेबी का पूरा पावर। सो मर्चेंट बैंकर, ओके, सो दिस इज द मर्चेंट बैंकर। एंड ये मैंने आपको बताया दैट विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो सेबी एक्ट के अंदर पावर दिया गया है कि आपको पेनल्टी यहाँ पर लग जाएगा, राइट। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, फॉरगेट बाय बाय और सेल, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकता, ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पर मर्चेंट बैंकर को समझते हैं किसके अंदर, मॉड्यूल में। तो देखो मर्चेंट बैंकर, सो मर्चेंट बैंकर मींस एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, सबसे पहला जो मैंने बताया। अब जो जो वर्ड्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप कोशिश करोगे कि आपके आंसर के अंदर वो वर्ड हो, ठीक है। तो ये है आपके पास इशू मैनेजमेंट, आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग बाइंग और सेलिंग और सब्सक्राइबिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, और एक्टिंग एज अ मैनेजर, consultant or advisor, or rendering the corporate advisory services in relation to the issue management। तो मेजर काम जो मर्चेंट बैंकर का होता है वो किसके अंदर रहेगा, मेजर वर्क आपका रहेगा यहाँ पे इशू मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इशू मैनेजमेंट के अलावा भी सेबी के अंदर आपको मर्चेंट बैंकर का रोल देखने को मिलेगा, दैट कैन बी इन द टेक ओवर रेगुलेशन, जब ये हम पढ़ेंगे, फिर वैल्यूएशन के लिए और बाईबैक के लिए। तो ये दोनों रेगुलेशन हमारे सिलेबस में है, तो जब हम पढ़ेंगे तब वहां पर फिर से आपको मिलेगा कि मर्चेंट बैंकर का क्या रोल है यहाँ पे। अब मर्चेंट बैंकर के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया, ही इज गोइंग टू मैनेज ऑल द पब्लिक इशू ऑफ द सिक्योरिटीज। इसके अलावा आप ये देखिए, वो अंडर राइटिंग भी करेगा। अब अंडर राइटिंग क्या होता है, जब कंपनी के शेयर्स पब्लिक इशू के लिए जाते हैं और अगर सपोज करो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले, तो मर्चेंट बैंकर इंश्योर करता है कि यहाँ पर कुछ शेयर्स मर्चेंट बैंकर को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब वो मर्चेंट बैंकर कुछ शेयर्स ले लेगा जिससे कि बेसिकली यहाँ पे कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए, तो ये अंडर राइटिंग आ गया। इसके अलावा जब फॉरेन इश्यूज आते हैं तो राइट, तो मैनेजिंग एंड एडवाइजिंग ऑन, आप ये देखो हमने लास्ट क्लास में आईडीआर, एडीआर, एफसीसीबी, एफसीईबी इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अगर कंपनी को इस टाइप का पब्लिक इशू करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर मर्चेंट बैंकर इंश्योर करेगा। फिर ये देखिए आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब ये जैसे मैंने बताया था सिलेक्ट, तो पब्लिक इशू में तो आपको वो पब्लिक से मिला रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या कर रहा है, प्राइवेटली आपको किसी पर्सन के साथ मिलाता है और बोलता है कि चलो पैसा लगा दो, तो यहाँ पर वो पैसा लगा देगा। जैसे आपने, आई डोंट नो, राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना कि नहीं सुना, ठीक है, जैसे राकेश झुनझुनवाला, इसी तरह से एक और इन्वेस्टर है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बैंक फ्रॉम जापान, ठीक है। तो ओयो के अंदर सबसे ज्यादा पैसा किसने लगा के रखा है, सॉफ्ट बैंक जापान ने लगा रखा है। तो आप जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स को देखते हो, उन स्टार्टअप्स में कोई ना कोई, आगे जाकर हम पढ़ेंगे पीई इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, इस तरह से करके आपको मिलेगा, या फिर HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर आपको दिखेगा रतन टाटा जी ने पैसा लगा के रखा है, ठीक है। तो रतन टाटा जी को कौन जाकर बताएगा कि ये प्रोजेक्ट है या ये कंपनी का ये वर्थ है, ये सब है, तो वहां पर कंपनी के साथ कौन जाता है, या कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनके साथ कौन जाता है, मर्चेंट बैंकर जाता है इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और पी इन्वेस्टर्स को मिलवाने के लिए, वेंचर कैपिटल फंड, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको मिलवाने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो एक होता है पब्लिक इशू और दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा प्राइमरी और सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना है तो भी मर्चेंट बैंकर आपको वहां पर हेल्प करता है। इसके अलावा वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी आपको देगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज मार्केट। ये देखो टेक ओवर, एक्विजिशन, वो स्टॉक ब्रोकिंग का काम भी यहाँ पे कर सकता है। फर्दर अगर आप देखो एडवाइजरीज सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, तो वैल्यूएशन वगैरह जो मैंने आपको बताया। नाउ सिंडिकेशन ऑफ द रुपी टर्म लोन, तो अगर आपको पैसे चाहिए, लोन्स वगैरह चाहिए, तो उन सब के लिए। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, तो अगर आपको अपने शेयर्स को सपोज करो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है, आपको अपने एडीआरस को वहां पर लिस्ट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, अगेन मर्चेंट बैंकर को रेफर करोगे और मर्चेंट बैंकर आपको यहाँ पर गाइड करेगा।
अब मर्चेंट बैंकर के लिए रेगुलेशन कौन सा है? सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस 1992। और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितना चाहिए? कम से कम 5 करोड़ रुपए। तो अगर आपको मर्चेंट बैंकर बनना है तो कम से कम 5 करोड़ रुपया आपका नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे मर्चेंट बैंकर बन पाओगे। तो आप ध्यान रखना, जितने भी आपको सेबी रेगुलेशंस मिलेंगे, ठीक है, जितने भी आपको सेबी रेगुलेशंस मिलेंगे वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, सेबी और फिर ब्रैकेट में जो भी चीज होगा वो नाम, और उसके एंड में आपको मिलेगा रेगुलेशंस, जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको वो ईयर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे आपको इस तरह से मिलेगा आरबीआई, फिर ब्रैकेट में जो भी यहाँ पर ऐसे, जब आप ईबीसीएल पढ़ोगे रेगुलेशंस, और फिर यहाँ पर आपको ईयर मिलेगा। आया आपको समझ में? सेम वे अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे ईबीसीएल में, तो वहां पर आपको ऐसे दिखेगा सीसीआई, ये ब्रैकेट में समथिंग एंड देन रेगुलेशंस, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ईयर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रेगुलेशन है, लेट्स से मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन है, ये मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन कौन से रेगुलेटर ने निकाला है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर उस रेगुलेटर का नाम नहीं लिखे, देखो हमें पता है एक्ट तो किसने पास किया है, पार्लियामेंट ने किया है, ये हमें बिल्कुल पता है, लेकिन रूल्स का हमें नहीं पता ना कि किसने पास किया या कौन से एक्ट के अंदर रूल्स निकला है। इसीलिए आपको कंपनीज एक्ट में ऐसे मिलेगा, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, ठीक है। लेकिन जब बात आएगा रेगुलेटर का, तो हमें नहीं पता कौन सा रेगुलेटर है, तो इसीलिए यहाँ पर रेगुलेटर का नाम पहले आता है, और फिर ब्रैकेट में जिस भी चीज के ऊपर रेगुलेशन बना है वो ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशन, और जिस ईयर में ये रेगुलेशन पास हुआ है वो नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस 1992, तो इसका क्या मतलब है, ये रेगुलेशन बनाया है सेबी ने, किसके लिए? मर्चेंट बैंकर्स के लिए। और कौन से ईयर में ये रेगुलेशन बना? इन द ईयर 1992। Guys, does this make sense? So please don't write merchant banker regulations, write SEBI bracket merchant banker regulation। जैसे ये आ रहा है आपके पास इंटरमीडियरीज के, तो इंटरमीडियरीज के लिए रेगुलेशन बनाया है, कब बनाया है? 2008 में। और किसने बनाया है? सेबी ने बनाया। तो आपको ये हमेशा पढ़ने को मिलेगा इस तरह से। तो ये मर्चेंट बैंकर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट अपने इंटरमीडियरी की तरफ बढ़ते हैं, और वो इंटरमीडियरी का नाम है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, देयर इज अ गर्ल, ओके, देयर इज अ गर्ल एंड आई वाज डेटिंग दिस गर्ल इन द कॉलेज, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था मैं इस गर्ल को डेट कर रहा था, ठीक है, सो दिस इज माय कॉलेज, मैं कॉलेज में इस गर्ल को डेट कर रहा था, ओके। और फिर जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा सेटल हो गया, तो फिर मैंने इस गर्ल से शादी कर ली, ठीक है। सो आफ्टर आई गॉट सेटल्ड, ओके, आई गॉट मैरिड टू दिस गर्ल। नाउ टेल मी, मेरी लाइफ में कितने गर्ल्स थे? एक या दो? हियर शी वॉज माई गर्लफ्रेंड, ओके, एंड आफ्टर मैरिज शी इज माई वाइफ। तो आप मुझे बताओ, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन माई लाइफ? 2 और 1? समृद्धि बोलती है 2, माई गुडनेस, और बाकी सब बोल रहे हैं 1, ओके, राइट। लेकिन क्या आप इस बात से इमोशनल हो जाओगे? क्या आप इस बात से इमोशनल हो जाओगे कि देखो सर, आपकी तो एक गर्लफ्रेंड थी और एक वाइफ, 2-2? आंसर इज नो। समृद्धि बोल रही है गर्लफ्रेंड एंड वाइफ दो दो, पर दोनों तो एक ही थी। यशु यहाँ पर बोल भी रहा है एक ही गर्ल, बस दो रोल अलग अलग चेंज हो गए, पहले कुछ और रोल था, बाद में कुछ और रोल हो गया, है कि नहीं? द गर्ल इज स्टिल रिमेन सेम, राइट? करेक्ट। अब यहां पर अगर आप चेक करो तो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के अंदर भी ऐसा ही कुछ केस होता है। क्या रहेगा यहाँ पर? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही इंटरमीडियरी है, ठीक है, एक ही इंटरमीडियरी है, जो पब्लिक इशू के पहले हम उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार। और जब पब्लिक इशू कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये आ रहा है आपको समझ में? बस खाली रोल चेंज हो गया, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। सो अंडरस्टैंड, ये जो इंटरमीडियरी है ये इंटरमीडियरी एक है, ठीक है। पब्लिक इशू आया उससे पहले ये था सिर्फ रजिस्ट्रार, और पब्लिक इशू कंप्लीट हो गया तो फिर वो बन गया यहाँ पर आपका शेयर ट्रांसफर एजेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जरूरी है
मैंने जिस गर्ल को डेट किया उसी से शादी करूं? हो सकता है मैंने इस गर्ल को डेट किया लेकिन किसी वजह से मेरी उससे शादी नहीं हुई, तो आई मे हैव अ डिफरेंट गर्ल एज माई वाइफ, ऐसा भी हो सकता है। इफ यू वांट, राइट, इफ यू वांट, और basically if circumstances demand, correct, if circumstances demand, let's say I dated this girl and this girl said that I don't want to get married, but my family is saying that ये लिव इन विव इन सब नहीं चलेगा, शादी करना पड़ेगा अगर साथ में रहना है। तो आ रहा है आपको समझ में? so there can be a situation where I dated one girl and I got married to some other girl. There can be a situation that I dated the girl and I married the same girl. There can be a situation where I have dated a girl and then I am not married, मतलब मैंने इसके साथ डेट किया, ब्रेकअप हो गया, अब मैं बोल रहा हूं मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, ऐसा भी हो सकता है ना। ये 3 सिनेरियो निकल सकते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर सिनेरियो देखो, भावुक मत हो, मेरे डेटिंग और मैरिज वाले में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ दैट अ कंपनी कैन हैव अ कॉमन पर्सन इंटरमीडियरी who will be handling the public issue matters before and after public issue also the company will be there, the intermediary will be there. So before the public issue the person will be called as the registrar and after the public issue the person would be called as the share transfer agent. ये तो हुई एक बात। It can happen that you have one intermediary who is handling your before public issue work, और एक बार पब्लिक इशू कंप्लीट हो गया उसके बाद आप किसी और को अपॉइंट करते हो हु इज गोइंग टू एक्ट एज योर शेयर ट्रांसफर एजेंट। या फिर कंपनी ऐसा बोल सकती है कि हमें कोई और नहीं चाहिए, हम इन हाउस, हम खुद ही क्या करेंगे, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम कर लेंगे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, आई डेटेड अ गर्ल, आई मैरिड द गर्ल, same. I dated one girl, I got married to another girl. Then third, I dated one girl and then I did not get married. I said I am not going to marry anyone. तो ये तीनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो अब रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट बेसिकली करता क्या है, देखो प्री इशू एक्टिविटीज अगर आप रजिस्ट्रार के देखोगे तो रजिस्ट्रार बेसिकली फाइनलाइज करता है लिस्ट विद द बैंकर ऑफ, जो भी यहाँ पे आपका बैंकर टू द इशू होगा वो डिजाइन करता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और वो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पर चाहिए कि किस तरह से पैसा कलेक्ट किया जाएगा, कैसे होगा, वो सारा काम कौन हैंडल करेगा, रजिस्ट्रार। और सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं आपके, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, प्रोस्पेक्टस है, उन सब का डिस्पैच कैसे होगा, ये सब कौन हैंडल करता है, रजिस्ट्रार हैंडल करता है। अब जाहिर सी बात है ये सारे एक्टिविटीज जो है ये कौन से होंगे, दीज ऑल आर प्री इशू एक्टिविटी। एक बार सर ये कंपनी का पब्लिक इशू कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या एक्टिविटीज होंगे जो ये शेयर ट्रांसफर एजेंट करेगा। तो देखो वो यहाँ पर क्या करेगा, बैंकर से डेली फिगर लेगा कि कितने कितने एप्लीकेशंस यहाँ पे आ गए, वो डिसाइड करेगा किसको शेयर्स कितने कितने अलॉट करने हैं। सी हम अकाउंट्स में जो पढ़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है कि 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी और यहाँ पर एप्लीकेशंस आ गया 1,25,000 का, तो हम बोल देंगे प्रो रेटा अलॉटमेंट 5:4, और इस तरह से करके हम करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखना, हियर दे आर सेइंग प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली बहुत अलग तरीके से बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड किया जाता है। आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो ये देखने को नहीं मिलेगा कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, बट फाइनल में जब आप आओगे और एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट फंडिंग, तो वहां पर डेफिनेटली अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप किसी और के पास गए तो जिसके पास भी जाओगे वो आपको ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेफिनेटली बताएगा कि किस तरह से बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होता है, शेयर्स आपको अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा, वो सेबी और जो लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर है उसको भी इन्फॉर्म करेगा अपॉन द क्लोजर ऑफ इशू कि देखो ये सारे एक्टिव चीजें हैं जो मेरे पास आ गई है। अगर कोई अंडर सब्सक्रिप्शन रह जाता है तो वो अंडर राइटर को भी यहाँ पर इन्फॉर्म करेगा कि देखो आपके ये ऑब्लिगेशन है, और अंडर राइटर स्टेटमेंट वो यहाँ पर तैयार करके देगा कि देखो इतने इतने शेयर्स है जो आपको यहाँ पर लेने हैं। इसके अलावा वो प्रिपेयर करेगा अलॉटमेंट, ठीक है, किस तरह से किनको अलॉट करना है, एंड रिटर्न जो स्टेटमेंट है उन सबको तैयार करेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये देखना ये एक ऐसा चीज है जो बाद में भी कंटिन्यू रहेगा कॉन्स्टेंटली। ही इज गोइंग टू प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है ये आगे भी, मतलब नॉट जस्ट राइट आफ्टर द पब्लिक इशू, ये सारे एक्टिविटीज जो है ये पब्लिक इशू क्लोज होने के जस्ट बाद की बात है, लेकिन ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करना है ये जब तक कंपनी लिस्टेड रहेगा
तब तक इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और कौन करेगा? ये शेयर ट्रांसफर एजेंट। और ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या क्या होगा? देखो, इसको हम ROM बोलते हैं, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर शॉर्ट में। ROM के अंदर देखो, हो सकता है कोई नया यहाँ पर मेंबर बने, कोई अगर न्यू मेंबर बना तो उसका नाम आप ऐड करोगे, ठीक है। अगर हो सकता है कोई मेंबर यहाँ पे निकल गया तो उसका नाम आप यहाँ से हटाओगे। सपोज किसी मेंबर के पास पहले शेयर्स ज्यादा थे, अब कम हो गए, या कम थे ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर आप ऑल्टरेशंस भी करोगे। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर ये सारे चेंजेस इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना होगा। इसके अलावा वो शेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर करेगा। आज के डेट में वो डिपॉजिटरी के साथ मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को वो यहाँ पर बताएगा, राइट। एंड देन एफिक्सिंग द कॉमन सील ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। तो जैसे मैंने बताया, आज की डेट में शेयर सर्टिफिकेट इतना रेलेवेंट रहा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है। तो वो इंश्योर करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी शेयर्स हैं, वो जो एप्लीकेंट्स हैं या सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं, उनके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गए। तो ये काम आ जाता है आपका किसका? शेयर ट्रांसफर एजेंट का। ओके, यहाँ पर अब एक मेरे को पॉइंट मिला है। साक्षी बोल रही है, सर थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हो क्योंकि मैं रनिंग नोट्स लिख रही हूँ। आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। किसी ने शायद ये भी पूछा था कि ये स्लाइड्स कहाँ मिलेगा। मैंने लास्ट क्लास के एंड में आप लोगों से ईमेल आईडी लिया था, राइट? आई थिंक लास्ट क्लास के एंड में लिया था या उसके पिछले। तो वो ईमेल आईडी को अगर आप एक्सेस करोगे, ये सारे के सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर फिलहाल कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल भी वही है, राइट, ये भी वहीं पर है। इनफैक्ट कुछ लेक्चर्स को मैं एडिट करके अपलोड भी कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आपको जैसे मर्जी चेक करना है, आप वहां पर उसको देख सकते हो। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। प्लीज इस वक्त मैं बोलूंगा, आप कुछ भी लिखो मत, आप सिर्फ सुनते रहो, पॉइंट्स को कनेक्ट करते रहो, और आपके अगर डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को आप पूछो। बाकी लिखने का काम बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज जैसे मैंने बताया, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आप आराम से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करो। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, तो ये आपके पास आ गया पोस्ट इशू एक्टिविटी। तो ये है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। और एक बार कंपनी जब लिस्ट हो गई, सारा काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ये शेयर ट्रांसफर एजेंट मैनेज करता है, ठीक है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को। सो इट इज गोइंग टू मैनेज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसको और ज्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे जब हम पढ़ेंगे LODR, सेबी LODR रेगुलेशंस जब हम पढ़ेंगे, वहां पर आप इसको लिंक करना और आप समझ पाओगे कि ये शेयर ट्रांसफर एजेंट जो मैंने आपको बताया, कंपनी या तो किसी को अपॉइंट कर सकती है, या फिर ये शेयर ट्रांसफर एजेंट इन हाउस भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब देखो, इसी को हम यहाँ पर आपके मॉड्यूल से पढ़ते हैं। तो आपके मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखो, रजिस्ट्रार टू एन इशू मीन्स अ पर्सन appointed by a body corporate or any person or group of person to carry on the activities before us। तो ये देखो, ये हो गया कलेक्टिंग द एप्लीकेशन। ये किसका बात हो रहा है? ये बात हो रहा है रजिस्ट्रार टू एन इशू, कलेक्टिंग द एप्लीकेशन, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, असिस्टिंग द कॉर्पोरेट पर्सन इन डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, फाइनलाइजिंग द लिस्ट, प्रोसेसिंग, करेक्ट, ये सब। और शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होगा? जो बेसिकली यहाँ पर मेंटेन करके रखेगा सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटीज। एक बार आया, कब किसके शेयर्स ट्रांसफर हुए, कब रिडीम करना है। और ध्यान रखना, सिर्फ शेयर्स की बात नहीं होगी, वो सारे के सारे सिक्योरिटीज का यहाँ पर लिस्ट पूरा मेंटेन करके रखेगा। और ये देखो, ये प्री इशू एक्टिविटी एंड पोस्ट इशू एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इनका जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन का नाम है यहाँ पे रजिस्ट्रार एंड टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर रेगुलेशन 1993। अब देखो, यहाँ पर दो कैटेगरीज है। अगर आप दोनों रोल प्ले करना चाहते हो, यू वांट टू बी अ रजिस्ट्रार ऑल्सो एंड यू वांट टू बी अ शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑल्सो, तो आपको यहाँ पर 50 लाख रुपए का नेटवर्थ रखना होगा और आप बनोगे कैटेगरी 1 रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। और अगर आप बोलते हो कि नहीं, मैं या तो रजिस्ट्रार बनने में इंटरेस्टेड हूँ या शेयर ट्रांसफर एजेंट, दोनों में से कोई एक, तो फिर आपको कैटेगरी 2 का लाइसेंस मिलेगा, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट 25 लाख रुपए। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं, दैट इफ यू वांट टू बी बोथ, देन इन दैट केस 50 लाख रुपीस, और अगर एक ही तो 25 लाख रुपया। आप बताइए, इज दिस क्लियर?
सर कैन यू प्लीज टेल द पेज नंबर? अरे आप मॉड्यूल को ओपन करके रखो, आपको मॉड्यूल के एंड में मिलेगा। मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 486 है। मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 486 है। अदरवाइज ये देखो, ये पीडीएफ का पेज नंबर है, आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। मॉड्यूल है आप सबके पास? और अगर नहीं भी है मॉड्यूल तो डोंट वरी, मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मॉड्यूल के अंदर मार्किंग हो जाएगा। बाद में आप आराम से रिवीजन करते वक्त ये मार्किंग को कर लेना। ओके, डोंट गेट वरीड कहाँ पर पेज नंबर है क्या है। आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है ना ये सब चीज, तो यहाँ पर आप बिंदास इधर कवर करते जाओ इसको। ओके, फिर आगे आप देखो, यहाँ पर आपको मिलता है जनरल ऑब्लिगेशंस, राइट? सो एवरी रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट shall hold the certificate and at all the time and abide by the code of conduct। तो इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा उनको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्या बताया हुआ है, रजिस्ट्रार टू द इशू shall not act as a registrar for any issue of securities in case he or it is an associate of the body corporate issuing the securities। तो अगर आप associated हो उस कंपनी के तो आप वहां पर उसके रजिस्ट्रार मत बनो, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, बायसनेस आ जाएगा, इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। Then every registrar to the issue and share transfer agent being a body corporate shall maintain proper books of accounts। तो ये सब आपके कॉमन पॉइंट्स हैं, इसके लिए कुछ भी आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है हमारे पास अंडर राइटर्स। अब आप देखो, ये आता है आपके पास अंडर राइटर्स। अब देखो अंडर राइटर बेसिकली कौन है? अंडर राइटर एक वो इंसान है, ठीक है, जो इंश्योर करता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए। ठीक है, एक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए, उस चीज को इंश्योर करता है कौन? अंडर राइटर। अब देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सर इतना रेलेवेंट क्यों है? देखो, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगा, ठीक है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाएगा, लेट्स से आईपीओ लेकर आता है, तो यहाँ पर जो सेबी रेगुलेशन है, और सेबी कौन सा रेगुलेशन है? आईसीडीआर रेगुलेशन। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट भी ऐसा बोलता है, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। वो यहाँ पर क्लियरली क्या बोलता है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए। कंपनी मस्ट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन वुड बी 90% ऑफ योर इशू साइज, राइट? योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल बी 90% ऑफ योर इशू साइज। तो अगर मैं 10 करोड़ का पब्लिक इशू लेकर आ रहा हूं तो कम से कम 9 करोड़ का मेरे को पब्लिक से एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का मुझे रिसीव हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सी इफ आई हैव रिसीव्ड दिस, yes, then there is no problem, but if this is not received, तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉब्लम है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन क्या बोलता है कि देखो, ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक आपके इशू के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। 90% अगर पब्लिक आपके इशू के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, आपका जो इशू साइज आ रहा है उसका 90% भी अगर आप जमा नहीं कर पाए, तो आप अपने आप को लिस्ट मत कराओ, प्लीज मूव आउट ऑफ द मार्केट। तो इसको हम बोलते हैं आपका पब्लिक इशू क्या हो गया? फेल। अगर पब्लिक इशू हो गया फेल, तो आपको जो भी पैसे मिले हैं उन सारे अमाउंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो ये कंपनी के लिए थोड़ा प्रेस्टीज का भी बात हो जाता है कि हमारा पब्लिक इशू फेल हो गया, या बेसिकली प्रेस्टीज, और अगर पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक प्रेस्टीज का बात हो जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में अंडर राइटर यहाँ पे बीच में आता है। अंडर राइटर इस सिनेरियो के अंदर क्या करता है, वो आके बोलता है चलो ये पब्लिक इशू को मैं फेल नहीं होने दूंगा, आपको रिफंड नहीं करने दूंगा। व्हाट डज ही डू? मर्चेंट बैंकर की तरह अंडर राइटर यहाँ पर क्या बोलेगा? ही इज गोइंग टू सब्सक्राइब, ओके, द मर्चेंट बैंकर इज गोइंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स, ओके, which is needed to make the minimum subscription। और इससे क्या होगा? आपका पब्लिक इशू फेल नहीं होगा। मर्चेंट अंडर राइटर जो है वो ये इंश्योर कर जाता है कि आपका पब्लिक इशू यहाँ पर फेल नहीं हो। तो वो बेसिकली क्या कर लेगा? शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगा। अब किसको अगर अंडर राइटर बनना है तो क्या कोई भी यहाँ पे अंडर राइटर बन सकता है? आंसर इज नो। सबसे पहली बात तो ये जो अंडर राइटर होगा इसको आप कब अपॉइंट करोगे? बिफोर पब्लिक इशू और आफ्टर द पब्लिक इशू। इसको आप कब अपॉइंट करोगे? बिफोर और आफ्टर द आईपीओ। देखो काम इसका आफ्टर आईपीओ शुरू होगा, पर ये बिफोर होगा कि आफ्टर?
यशु ने बोला यहाँ पे आफ्टर, ध्यान रखना इट इज बिफोर. समवन हैज आल्सो आंसर्ड बिफोर, राइट? शुभम हैज आंसर्ड बिफोर. तो ध्यान रखना अंडर राइटर को आप पहले अपॉइंट करोगे, आप अंडर राइटर को बाद में अपॉइंट नहीं करोगे. देखो अंडर राइटर एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से अंडर राइटर आपके आईपीओ का इंश्योरेंस एजेंट हो गया. यस और नो? इंश्योरेंस एजेंट यही तो करता है ना कि आप आराम से बिंदास गाड़ी चलाओ, आप बिंदास अपनी लाइफ जियो. गाड़ी खराब हो गई तो हम इंश्योरेंस का पैसा दे देंगे, ठीक है? मतलब आपके गाड़ी का रिपेयर का खर्चा दे देंगे. आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हम पे कर देंगे, राइट? तो ये वाला पॉइंट आता है. तो ये आईपीओ का एक इंश्योरेंस एजेंट है. अब मुझे बताओ गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में या मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा उसके बाद में क्या मैं इंश्योरेंस निकलवाऊंगा? आंसर इज नो, इंश्योरेंस पहले निकलेगा. तो सेम चीज यहाँ पे होता है कि अंडर राइटर इज अपॉइंटेड बिफोर. और बिफोर मतलब ये जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है वहां पर इसके बारे में क्लियरली मेंशन होता है कि ये हमारा अंडर राइटर है, ये शेयर्स लेगा, ये कितने शेयर्स लेगा, क्या लेगा, सब कुछ क्लियरली गिवन होता है. तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस अंडर राइटर के बारे में सारे इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में देने होंगे. अब सर ये अंडर राइटर अगर कोई बनना चाहता है तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आपका सेम है. अगर आप अंडर राइटर बनना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप करो सेबी को एप्लीकेशन. यू मेक एन एप्लीकेशन टू सेबी. सेबी आपके नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को देखेगा, सेबी आपके एलिजिबिलिटी को देखेगा कि क्या आप यहाँ पर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो. तो एक तो मैंने आपको बताया नेटवर्क देखेगा, दूसरा आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखेगा. अगर सेबी को ये दोनों चीजें सही लगी तो उसके बाद में सेबी आपको बोलेगा चलो हम आपको इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और फिर आप किसी भी कंपनी को, मर्चेंट बैंकर को अप्रोच कर सकते हो कि देखो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड अंडर राइटर हूँ एंड आई वांट टू डू द अंडर राइटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू. आप बताइए, इज दिस क्लियर? या अंडर राइटिंग और उसका सेबी रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ओके, अब आप देखो. सो अंडर राइटर मीन्स अ पर्सन who engages in the business of the underwriting of an issue of the securities. और underwriting is क्या होता है? It is basically an arrangement whereby certain party assure that the issuing company to take up the shares, debentures or other securities to the extent that the public issue do not does not amount to the, if the public issue, right, in case the public issue does not amount to the expected levels. और expected level से यहाँ पर क्या मतलब है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो अंडर राइटर पिक्चर में आएगा. सो इट इज द अंडर राइटर हु अग्रीज टू टेक अप द सिक्योरिटीज विच आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. वो क्या करता है, एक फर्म कमिटमेंट दे देता है कंपनी को कि वो इतने शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, या तो खुद या किसी के थ्रू करवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये आपके पास अंडर राइटर के बारे में है. अब अंडर राइटर जो है it is compulsorily for a public issue. तो आप यहाँ पे देखो, so the underwriter shall not derive any direct or indirect benefit from the underwriting. उसको सिर्फ उसका कमीशन या ब्रोकरेज मिलेगा, उसके अलावा उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा. अच्छा मुझे बताओ, अंडर राइटर को जो कमीशन या ब्रोकरेज मिलेगा वो कब मिलेगा? मतलब जब वो शेयर्स लेगा तब, या पहले ही जैसे ही उसको आपने अपॉइंट किया? ये जो अंडर राइटर है इसको अंडर राइटर को कमीशन कब मिलेगा? अंडर राइटर इज गोइंग टू receive commission from the company, okay, but when he is going to receive the commission from the company, but मेरा क्वेश्चन है कब? बाद में? अच्छा सपोज करो ओवर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया और अंडर राइटर को एक भी शेयर्स नहीं लेने पड़े, तो क्या अंडर राइटर को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा? क्या उस केस में अंडर राइटर को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा? क्या अंडर राइटर को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा? आंसर इज नो. आप देखो वापस से फंडामेंटली चेक करो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो. देखो मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक द इंश्योरेंस एजेंट. मुझे बताओ इंश्योरेंस जैसे आप पहले निकलवाते हो, तो मुझे बताओ अगर आप बीमार नहीं पड़े, अगर आप बीमार नहीं पड़े तो क्या आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करोगे? जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या आप वो पे नहीं करोगे? वो तो आप बीमार पड़ो चाहे नहीं पड़ो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको पे करना ही पड़ेगा. अच्छा अगर आप बीमार पड़ गए तो हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस होगा उसको उठा लेगा. लेकिन सपोज करो आप बीमार ही नहीं पड़े,
तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंश्योरेंस कंपनी को आप बोलोगे जो मैंने आपको प्रीमियम पे किया वो रिटर्न करो? विल यू से दैट? Answer is no. The same logic gets applicable here. So it will receive the company upon appointment. Upon appointment. Irrespective whether उसको यहाँ पर शेयर्स लेने पड़े या नहीं लेने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉजिक क्लियर है अंडरराइटर का? ये वाला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है. तो अंडरराइटर को बोला गया है आप सिर्फ अपना कमीशन लो, उसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आप यहाँ पे नहीं ले सकते. इसके अलावा जो टोटल अग्रीमेंट्स है दैट शुड नॉट एक्सीड 20 टाइम्स द नेटवर्थ. तो जो भी यहाँ पर अंडरराइटर का नेटवर्थ होगा, ठीक है, उसका 20 टाइम मिनिमम नेटवर्थ अंडरराइटर को कितना मेंटेन करके रखना है? 20 लाख रुपीस, राइट. तो ये देखो, ये जो नेटवर्थ है दिस शुड बी मिनिमम 20 लाख रुपीस. दिस इज मिनिमम 20 लाख रुपीस, करेक्ट. ये इसका नेटवर्थ होना चाहिए. लेकिन वो मैक्सिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कितना लेगा? इट शुड नॉट एक्सीड 20 टाइम्स द नेटवर्थ. तो अगर मैं आपको बोलता हूँ एक अंडरराइटर है, उसका नेटवर्थ है लेट्स से 1 करोड़ रुपीस, तो वो मैक्सिमम अंडरराइटिंग कितना तक का कर सकता है? 20 करोड़ रुपीस का. वो 100 करोड़ के पब्लिक इशू को अंडरराइट नहीं कर सकता. वो मैक्सिमम कमिटमेंट कितना लेगा? तो सिर्फ 20 करोड़ का कमिटमेंट ले सकता है. दिस इज द मैक्सिमम कमिटमेंट. सर नहीं, उसको 40 करोड़ करने का मन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उसको बोलो यहाँ पर अपना जो नेटवर्थ है उसको बढ़ाए. जैसे जैसे वो नेटवर्थ बढ़ाएगा वैसे वैसे वो यहाँ पर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन अपना बढ़ा सकता है. अब आप बोलोगे सर वो अपना नेट ऑब्लिगेशन क्यों बढ़ाएगा? सर यहाँ पर तो रिस्क है, जितना ज्यादा ऑब्लिगेशन हो उतना ज्यादा रिस्क. ऑब्वियस सी बात है, उतना ही ज्यादा तो उसको प्रीमियम मिलेगा. अगर वो कम अमाउंट को यहाँ पर अंडरराइट करेगा तो उसको प्रीमियम भी कम मिलेगा. अगर वो ज्यादा अमाउंट को अंडरराइट करेगा तो उसको प्रीमियम भी यहाँ पर ज्यादा मिलेगा. आया आपको समझ में? फिर देखिए, एवरी अंडरराइटर इन द इवेंट ऑफ बीइंग कॉल्ड अपॉन, तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन पैसे अरेंज करके यहाँ पर देने होंगे, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली यहाँ पर मेंटेन करेगा. ये सब आपके बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखो तो सेबी के पास पावर है कि वो कॉल अपॉन द बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अंडरराइटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एनीवे, नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास आ जाता है बैंकर टू द इशू. अब बैंकर टू द इशू बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया? देखो, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू करता है, ठीक है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू करेगा तो देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे. द कंपनी विच इज कमिंग अप विद आईपीओ. इस आईपीओ में सबसे आगे तो कौन रहेगा? लीड मैनेजर. ये लीड मैनेजर कौन है? ये लीड मैनेजर है मर्चेंट बैंकर. इस मर्चेंट बैंकर के अंडर या इसके साथ मिलके बहुत सारे लोग काम करेंगे. मर्चेंट बैंकर तो आगे रहेगा ही, इसके साथ एक होगा आपके पास आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसको हम रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट बोलते हैं, वो यहाँ पर रहेगा. इसके अलावा इस मर्चेंट बैंकर के साथ अंडर राइटर भी काम करेगा, ठीक है. हम आगे देखेंगे एक और इंसान आएगा जिसको हम बोलते हैं सिंडिकेट मेंबर. ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन हम आईसीडीआर पढ़ेंगे तब आएगा. सिंडिकेट मेंबर जो होगा वो यहाँ पर काम करेगा. इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और इंटरमीडियरी मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बैंकर टू द इशू. अब देखो, बैंकर टू द इशू नाम से ही लग रहा है कि पब्लिक इशू का ये बैंकर. मतलब ये क्या करेगा? देखो, जो भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाएगा वो पैसे किसी बैंक अकाउंट में आने चाहिए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आने चाहिए. और ये कंपनीज एक्ट और आईसीडीआर दोनों में लिखा हुआ है कि जो भी आपको पब्लिक इशू से पैसा मिलता है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको मेंटेन करके रखना है. तो वो आप किस बैंक में मेंटेन करोगे वो आपको कहाँ मिलेगा? दैट इज कॉल्ड एज द बैंकर टू द इशू. ये होगा एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और इस शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंदर आप ये अमाउंट को मेंटेन करके रखोगे. आप बताइए, डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू और नॉट? डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? लेकिन अगर आपको बैंकर टू द इशू बनना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. सो सेम चीज आप यहाँ पे देखो, बैंकर टू एन इशू मीन्स अ scheduled commercial bank or a scheduled bank carrying on all the activities: acceptance of the application money, acceptance of the allotment or call money, refund of the money, payment of the dividend, warrant, ये सारा चीज. So banker to the issue, as the name suggests, carries out all the activities ensuring that the funds are collected and they are transferred to the escrow account. अब देखो, आपको बहुत बार ये टर्म देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं escrow account,
ठीक है, ये आपको बहुत बार ये टर्म मिलेगा। अब देखो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट इज बेसिकली व्हाट, एस्क्रो अकाउंट इज अ स्पेशल अकाउंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये जो एस्क्रो अकाउंट है, एस्क्रो अकाउंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्पेशल अकाउंट दैट यू हैव ओपनड, it's a special account that you have opened for a specific purpose। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने इस अकाउंट को ओपन करके रखा है, तो उसको हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल, आपका जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, आपने अकाउंट्स में एंट्री पढ़ा होगा बचपन से ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये क्या है, ये एक तरीके का एस्क्रो अकाउंट है। ठीक है, मैं वो रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा रियल नॉमिनल पर्सनल, बट एस्क्रो अकाउंट इज व्हाट, इट इज अ स्पेशल अकाउंट। तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये आपका एक एस्क्रो अकाउंट है, एंड इट इज अ स्पेशल अकाउंट विच इज ओपनड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक काम के लिए ही आप इसको यहाँ पर ओपन करके रखे हो। जैसे ही हमारा ये पर्पस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। We are going to close this account as soon as the account or the purpose is fulfilled. Guys, make sense? Okay, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है, while one or more bank may function as a banker to the issue, the other may become collection। तो जरूरी नहीं एक ही बैंक हो, दो तीन बैंक्स मिलके भी एक साथ सारा काम कर सकते हैं। बड़ा पब्लिक इशू हो तो इस तरह से वर्कआउट करता है। और ऑब्लिगेशंस अगर आप देखो, तो ये ऑब्लिगेशंस आपके सारे के सारे सेम है। इसको आप एक बेसिक रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर इंटरमीडिएरी, जिसका नाम क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी। अब अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी को देखोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, सी कंपनी यहाँ पर क्या कर रहा है, डिबेंचर्स को इशू कर रहा है। ठीक है, कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स। अब जब कंपनी यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू करता है, तो सेबी रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट यहाँ पर क्या बोलता है कि आप एक काम करो, इन डिबेंचर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रस्टी को अपॉइंट करो। अपॉइंट अ ट्रस्टी। देखो ट्रस्टी नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है, जो बेसिकली एक तरीके से रखवाला होगा। ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी कौन होता है, जो देखभाल करता है यहाँ पे सब चीजों की। तो यहाँ पर बोला गया है, व्हेनेवर द कंपनी इज गोइंग टू इशू डिबेंचर्स, कंपनी को बोला गया है अपॉइंट अ ट्रस्टी। एंड ट्रस्टी किसके लिए, द ट्रस्टी इज टू बी अपॉइंटेड फॉर द डिबेंचर होल्डर्स। सारे के सारे जो डिबेंचर होल्डर्स है, उसके लिए आप यहाँ पर क्या करो, ट्रस्टी को अपॉइंट करो। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ठीक, अब ये जो ट्रस्टी को आप अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, कल को आप बोलोगे सर मुझे अपॉइंट करवा दो ट्रस्टी, तो ऐसा नहीं होगा। ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए भी अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, यू वुड रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेबी, और तभी आप कर पाओगे, और नेटवर्थ रिक्वायरमेंट और ये सब फुलफिल होगा। हाँ, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ पर ट्रस्टी बन सकते हैं। तो एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी, मैंने आपको बताया ना, हर एक इंटरमीडिएरी के लिए दो चीजें हैं। एक आपके पास क्या है, उसका नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, और दूसरा वहां पर आ जाएगा आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन, कि कौन यहाँ पर बन सकता है। कल को एक बात बताओ, एक 12th, यू नो, सी अगर आपको मर्चेंट बैंकर बनना है, तो मर्चेंट बैंकर बनने के लिए, अच्छा सेबी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या देखता है ये भी बता देता हूँ। सेबी यहाँ पर देखेगा आपका क्वालिफिकेशन, इसके अलावा सेबी आपका वर्क एक्सपीरियंस भी देखेगा। तो कल को आप बोलो मैं मर्चेंट बैंकर बनना चाहता हूँ, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई वांट टू बिकम अ मर्चेंट बैंकर, तो सेबी आपको बोलेगा एक मिनट, आप अभी अभी सीएस बने हो, तो अभी के अभी आप कैसे बोल सकते हो कि मैं मर्चेंट बैंकर बनूंगा। आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, दैट you have to basically गेट सम एक्सपीरियंस, तो जाकर आप यहाँ पे मर्चेंट बैंकर बनोगे। अगर आप वहां पर बोलोगे देखो मैं सीएस बना, उसके बाद मैंने 10 साल तक एक मर्चेंट बैंकर के अंडर काम किया है, ये पब्लिक इश्यूज मेरे अंडर निकले हैं जिसके अंदर मेरा ये रोल था, तो वो सब आपको यहाँ पर सेबी को देना पड़ेगा। सेबी कन्विंस होगा, उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। तो सेबी के पास आप जाओगे और सेबी फिर क्या करेगा, आपको एज ट्रस्टी यहाँ पर अपॉइंट कर देगा। तो आप यहाँ पे देखिए डिवेंचर ट्रस्टी के लिए, so debenture trustee is the trustee
राइट, जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिंग अ ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड क्या हो गया, एक तरीके का अग्रीमेंट फॉर सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये यहाँ पर क्या करता है ट्रस्टी, ऐसा नहीं आपने उसको अपॉइंट कर दिया अभी सब ठीक है वो रिलैक्स होके बैठा है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, इज गोइंग टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, टेक पोसेशन ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है, एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो कल को अगर जो कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना डिफॉल्ट करती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो क्या कर देगा, ये जो डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योर करके आपने रखा है, सपोज कंपनी ने बोला हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर हम सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, हम उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी क्या बोलेगा, चलो इस लैंड एंड बिल्डिंग को ले जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लैंड एंड बिल्डिंग को ले जाकर मैं बेच रहा हूँ, सो दैट मुझे डिबेंचर होल्डर्स का सारा रिडम्पशन हो सके। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। फिर इंश्योर दैट कॉन्टिन्यूस बेसिस ये जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट करके रखा है वो अवेलेबल भी हो। सपोज करो आप सिक्योर्ड थे कि चलो कल को अगर डिफॉल्ट कर भी दिया कंपनी ने तो ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है, इस लैंड एंड बिल्डिंग को उठा के हम बेच देंगे। आप देखो वो फिर हेरा फेरी के अंदर क्या होता है, जब अनुराधा 50 लाख रुपया लेके भाग जाती है तो बाबू राव और श्याम आपस में क्या बात करते हैं, कोई बात नहीं बाबू भैया हमारे पैसे चले गए पर बंगला तो है हमारे पास, ये सर नो 50 लाख का बंगला तो अभी भी हमारे पास है। और फिर क्या होता है, अक्षय कुमार को पूछता है ए हलकट वो बंगला है कि उसको भी बेच खाया। तो यहाँ पर वही सिनेरियो है, ट्रस्टी को ये इंश्योर करके रखना होगा कि देखो भाई ये जो बिल्डिंग है लैंड एंड बिल्डिंग जिसके ऊपर हम सिक्योर्ड है, क्या वो लैंड एंड बिल्डिंग हर समय वहां पर है कि नहीं है, पता चला कंपनी ने पीछे से ये लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे कि रिकवरी हम पूरा नहीं कर पाए तो फिर तकलीफ हो जाएगा। तो देखो इंश्योर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस दैट द प्रॉपर्टी चार्ज to the debenture is available and is adequate at all the time to discharge both interest as well as the principal amount which is payable on those debentures, ठीक है। and exercise the due diligence मतलब समझदारी वहां पर ध्यान रखेगा, ठीक है, और चीजों को चेक करता रहेगा कि सब कुछ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर चेक करना, चेकिंग, ड्यू डिलिजेंस इज ऑल चेकिंग, ही विल डू द चेकिंग कि सब चीजें वहां पर बराबर हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर वो क्या कर सकता है, take appropriate measures again to protect whom, the interest of the debenture holders, right। इसके अलावा आप देखो to ascertain that the debentures are converted or redeemed as the case may be as per the terms of the issue। तो जिस terms पे आपने debentures को issue किया था उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर complete देख सकते हो, right। inform SEBI immediately for any breach of trust or any provision of the law, यहाँ पर कि अगर कुछ होता है तो ये देखें। इसके अलावा वो नॉमिनी डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर का क्या नाम होता है, मतलब हु इज नॉमिनेटेड बाय समवन, एक ऐसा डायरेक्टर जिसको नॉमिनेट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाया गया है। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो किसी को नॉमिनेट कर देगा, बोलेगा देखो ये इंसान है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाओ, जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स होंगे उसके अंदर ये इंसान चुपचाप वहां पर बैठ के सारी बातें सुनेगा, और अगर इसको कुछ गड़बड़ लगेगा तो वो आकर मुझे बताएगा या वो यहाँ पर इंटरप्ट करेगा और बोलेगा कि देखो ये गलत है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। सो सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993, और इसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 करोड़ रुपीज। गाइस ध्यान रखना ये नेटवर्थ वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस नेटवर्थ के ऊपर आपके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो नेक्स्ट आपके पास आता है स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर तो बहुत ही इजी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर को चेक करोगे, राइट, अगर आप स्टॉक ब्रोकर को यहाँ पर चेक करोगे तो स्टॉक ब्रोकर यहाँ पर आ जाता है, देखो सी देर इज अ इन्वेस्टर, ओके, देर इज अ इन्वेस्टर हु वांट्स टू बाय और सेल द सिक्योरिटी, ठीक है। there is an investor who wants to buy or sell any of the security। तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि मार्केट में चला गया और चिल्ला के बोले कि देखो रिलायंस दो ये दो। रिमेंबर मैंने आप लोगों को वो मीम भी दिखाया था, आलू ले लो कांदे ले लो, राइट, ऐसा करके वो नहीं कर सकता। ये इन्वेस्टर क्या करेगा, ये सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए अपने ब्रोकर से बात करेगा, ठीक है। ये अपने ब्रोकर से बात करेगा और अपने ब्रोकर को बोलेगा आप जाओ मेरे बिहाफ में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में मेरे बिहाफ में जाके ये सिक्योरिटीज को या तो बेच दो या इस सिक्योरिटीज को खरीद के ले आओ।
तो ब्रोकर यहाँ पर क्या करता है, इन्वेस्टर की तरफ से ऑर्डर, तो बेसिकली इन्वेस्टर प्लेसेस द ऑर्डर with the broker. Okay, investor is going to place the order with the broker and broker is further going to place that order in the stock exchange. फिर स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पर ब्रोकर के पास या तो शेयर्स आएंगे या पैसे आएंगे और ब्रोकर ले जाकर यही किसको दे देगा, इन्वेस्टर को दे देगा. तो स्टेप 1, broker is going to place the order, the investor is going to place the order with the broker. सेकंड, ब्रोकर इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे. थर्ड, स्टॉक एक्सचेंज से या तो वो पैसे उसको मिलेंगे अगर सिक्योरिटीज को बेचा है तो, और अगर खरीदा है तो वो यहाँ से सिक्योरिटी लेगा और वो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में डिलीवर कर देगा किसको, टू द इन्वेस्टर. डज दिस मेक सेंस? ओके, स्पीड ज्यादा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. सी देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो होता है, आप देखो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज को बाय करना है या उसको सिक्योरिटीज को सेल करना है, तो वो स्ट्रेट अवे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा सकता. आप बीएसई एनएसए में सीधा जाके इन नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं शेयर बेचना चाहता हूँ, मैं आ गया, कौन है यहाँ पे बायर सेलर, ऐसा नहीं होता. स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक ब्रोकर को मेंबरशिप देता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को मेंबरशिप देता है और बोलता है तुम एक काम करो, मैं तुमसे बात करूंगा, ठीक है. अब ब्रोकर के बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, सी देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जैसे स्टॉक ब्रोकर है, ये स्टॉक ब्रोकर, ये कौन हो गया, ही इज एट वन एंड, ही इज द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो आप इसको ऐसे समझो, लेट्स से he is the member of बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और दूसरी तरफ आप ये देखो, इसके होंगे बहुत सारे क्लाइंट्स, ठीक है, इसके बहुत सारे क्लाइंट्स है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, ये इसके अलग अलग क्लाइंट्स है. ए बोलता है कि मुझे 100 शेयर्स रिलायंस के परचेज करने हैं एट द रेट लेट्स से 2000 रुपीज ईच. बी बोलता है मुझे यहाँ पर सेल करने हैं 200 शेयर लेट्स से किसके, इन्फोसिस के, एट द रेट, ये भी जैसे बोलता है 2500 रुपया ईच. सी बोलता है मुझे 1000 शेयर्स परचेस करने हैं सिप्ला के, लेट्स से एट द रेट 700 रुपीज ईच. डी यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर परचेज करने हैं, लेट्स से मुझे 2000 शेयर्स परचेज करने हैं लेट्स से बायोकॉन के, ठीक है, एट द रेट लेट्स प्रिज्यूम 500 रुपीज ईच. ई बोलता है कि मुझे यहाँ पर लेट्स से टीसीएस के 100 शेयर्स खरीदने हैं, 100 शेयर्स ऑफ टीसीएस एट द रेट 2000 रुपया ईच. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. एफ यहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ पे अशोक लेलैंड के शेयर्स परचेज करने, कितने, बोला मुझे 2000 शेयर्स अशोक लेलैंड के परचेज करने हैं एट द रेट 150 रुपीज ईच. अब देखो ये क्लाइंट्स है और ये क्लाइंट्स के हैं ऑर्डर. अब ये जो क्लाइंट्स है ये स्ट्रेट अवे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जा सकते, ठीक है, रूल है एक्सचेंज का, ऐसा रूल है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सचेंज में खुल जाए. तो ये सारे जो क्लाइंट्स हैं ये क्या करेंगे, अपना अपना जो ऑर्डर होगा, इनके जो ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर को ये अपना अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे. दे आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर टू द स्टॉक ब्रोकर. देखो आप जोमैटो वाला एक केस देखो, सी व्हाट हैपेंस विद इन केस ऑफ जोमैटो. जोमैटो वाले में क्या होता है, हम रेस्टोरेंट वाले से बात करते हैं या हम जोमैटो से बात करते हैं, हम जोमैटो से बात करते हैं. जोमैटो बेसिकली हमें कनेक्ट करता है किसके साथ, जो भी कैफे है उसके साथ, ठीक है. और ये यहाँ पर कस्टमर, कस्टमर क्या करता है, जोमैटो को यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है और जोमैटो कैफे को बोलता है, फिर कैफे से फूड यहाँ आता है और यहाँ से जोमैटो वाला आपको फूड डिलीवरी करके जाता है. तो ट्रांजैक्शन तो ऐसा ही चलता है ना. तो सेम चीज आप यहाँ पे देखो, दिस गोज लाइक दिस ओनली. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे ही होता है कि इन्वेस्टर अपना जो ऑर्डर होगा वो प्लेस कर देगा ब्रोकर के पास. ये हो गया पहला स्टेप. यहाँ से
ब्रोकर वही ऑर्डर प्लेस कर देगा, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से फिर वो शेयर या जो पैसे हैं वो लेगा और लाके फिर यहाँ पर इन्वेस्टर को दे देगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो वो ए को बोलेगा चलो आप 2 लाख रुपए मेरे को दो, वो 2 लाख रुपए क्लाइंट का लेकर स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा और उसको 100 शेयर रिलायंस के लाकर दे देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 लाख रुपीज, ठीक है। ये 5 लाख रुपीज बी को बोलेगा चलो आप 200 शेयर्स मुझे दो इन्फोसिस के और मैं आपको 5 लाख रुपया ला के दूंगा, और यहाँ पर वो बी को 5 लाख रुपीज ला कर दे देगा। सी को वो बोलेगा एक काम करो आप मुझे 7 लाख रुपीज दो और मैं आपको यहाँ पर सिप्ला के शेयर्स ला के देता हूँ। इसी तरह से वो बायोकॉन वाले को बोलेगा 10 लाख रुपए दो, मैं आपको बायोकॉन के शेयर्स ला के देता हूँ। तो अलग अलग जो ऑर्डर होगा वो अलग अलग ऑर्डर यहाँ पर वो प्लेस करेगा। सर इससे ब्रोकर को क्या फायदा होगा? इस पूरा ट्रांजैक्शन में इतना मगजमारी में कितने सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, इतने सारे इन्वेस्टर्स होंगे, अगर कुछ गड़बड़ तो एक तरीके से मिडलमैन की तरह। हाँ करेक्ट, समृद्ध ने जैसे यहाँ पे बोला मिडलमैन, तो ये ब्रोकर को इन सब काम के लिए, इन सब मगजमारी के लिए मिलेगा कमीशन। जैसे जोमेटो वाला डिलीवरी फी लगाता है वैसे ही ये क्या चार्ज करेगा? कमीशन चार्ज करेगा। तो सर अगर मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉक ब्रोकर बनना है तो आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो, तो आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। आप देखो आज की डेट में आप वो देखते हो जीरोधा, राइट, इसके अलावा आप अपस्टॉक, ये सब आपके जो एड्स आजकल काफी ज्यादा आपको मिलेंगे। ग्रो ऐप, ये देखा आपने, ये सारे क्या है? स्टॉक ब्रोकर है। आपने HDFC सिक्योरिटीज देखा होगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे स्टॉक ब्रोकर्स है। शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, बिल्कुल करेक्ट, ये सारे के सारे क्या है? स्टॉक ब्रोकर्स है। और ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकरेज कमीशन ये चार्ज करते हैं और उसके बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन होता है 5 पैसा। अब देखो ये जो स्टॉक ब्रोकर है, ये यहाँ पर एक स्टॉक ब्रोकर एक खुद होता है और इसके नीचे होता है एक सब ब्रोकर। देखो ब्रोकर जो है वो होगा मेंबर ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है, वो इंटरमीडियरी है जो अलाउ करेगा ट्रेड इन द सिक्योरिटीज। जो सब ब्रोकर है, सब ब्रोकर मेंबर का मतलब स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं होता, वो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर का एजेंट होता है जो क्या करता है? एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। क्योंकि ब्रोकर हर जगह नहीं पहुंच सकता तो वो यहाँ पर क्या करता है? सब ब्रोकर को अपॉइंट करता है। तो आप इसको ऐसे देखो, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के नीचे आपको मिलेगा ब्रोकर। अब ब्रोकर क्लाइंट से खुद भी डील कर सकता है या फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सब ब्रोकर, ओके। और ये सब ब्रोकर से फिर वो आप क्लाइंट से डील करोगे। तो ये वाला तरीका भी होता है। असिस्टेंट, असिस्टेंट से ज्यादा अच्छा वर्ड एजेंट वर्ड होगा। एजेंट इज अ बेटर वर्ड, राइट। एजेंट, ही इज द एजेंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? गाइस इज दिस क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार पहले मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं। देखो मॉड्यूल में जैसे आपको दिया हुआ है, स्टॉक ब्रोकर मींस ही इज द member of the stock exchange and they are the intermediary who are allowed to trade in the security on the exchange of which they are members। और ये क्या करते हैं? they buy and sell their securities अपने behalf पे भी as well as on behalf of their clients also। आप बताइए क्लियर? तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी मार्केट, हेल्पिंग द सेलर एंड बायर of the securities to enter into the transaction. The buyer and seller may be either a broker or a client. So while when executing, ये देखो, when executing the order, the stock broker may on behalf of his client buy or sell securities from his own account as a principal or agent। और हो सकता है वो अपने खुद के पैसों से करे या फिर क्लाइंट के पैसे से यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन करे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको सारे के सारे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रोकर के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है कि देखो अगर ब्रोकर को कोई भी क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो ऑर्डर प्लेस करने का कोई ना कोई
आपको ऑडिट ट्रेल मेंटेन करके रखना होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ही विल हैव टू मेंटेन अ ऑडिट ट्रेल, ठीक है, और मेंटेन अ ट्रेल ऑफ द ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय क्लाइंट। अब सर ये ट्रेल का क्या मतलब होता है? देखो, कोई ना कोई सबूत यहाँ पर रहना होगा। इट कैन बी लेट्स से अ कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने ब्रोकर को फोन करके बोला कि मुझे शेयर खरीद के दे दो, तो वो एक कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है वो एक ईमेल हो, मैंने उसको मेल पे ऐसा भेजा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है एक मेरा साइन किया हुआ लेटर हो। देखो, हालांकि साइन लेटर बहुत ही स्टूपिड होगा, बट इस तरह से करके, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि सेबी कल को आपसे आके पूछे कि आपने ये ऑर्डर क्यों प्लेस किया, क्लाइंट ने आपको बोला था क्या? तो बोलेगा हाँ, क्लाइंट ने मुझे बोला था। सेबी बोलेगा प्रूफ बताओ, तो प्रूफ बताने के लिए उसको ट्रेल मेंटेन करके रखना होगा, और प्रूफ किसी भी फॉर्म में यहाँ पर हो सकता है। आप बताइए, क्या ये आपको क्लियर हुआ? ओके। फिर देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड ऑल। चलिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 4 लोगों के बारे में बताता हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ठीक है। मैं आपको इन चारों का सिचुएशन बताऊंगा, और इन चारों के सिचुएशन के हिसाब से आप मुझे बताओगे किसको क्या फिट इन करना बेटर रहेगा, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है जो क्या बोलता है, मुझे कोई बता दे कि शेयर को खरीदना है कि बेचना है, बस खाली बता दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं मार्केट को समझता हूँ, तो कोई मुझे बता दे कि शेयर खरीदना है कि बेचना है, और रीजन के साथ बता दे। मतलब वो मुझे एक तो ये बोल दे वेदर आई हैव टू बाय और आई हैव टू सेल, ठीक है। इसके अलावा मुझे वो क्या कर दे, मुझे इसका रीजन दे दे कि मुझे बाय सेल करना है तो क्यों करना है। लेट्स से अगर आपको कोई बोल रहा है रिलायंस के शेयर को खरीद लो, तो क्यों खरीद लो? बोला रिलायंस को भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या रिलायंस का जियो देखो इस तरह से चला गया है, या फिर आपका रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है वो बहुत प्रॉफिटेबल कर रहा है, रिलायंस का भी सऊदी अरामको से डील होने वाला है, कुछ भी ऐसा रीजन है। मुझे बस खाली क्या कर दे वो, ये बाय सेल का कॉल बता दे और मुझे उसका रीजन दे दे, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। ये एक ऐसा इंसान है। दूसरा इंसान यहाँ पर जो है, वो बोलता है देखो, मैं मार्केट को ज्यादा समझता नहीं हूँ, ये देख रहे हो हाथ में कॉफी का कप लेके बैठा है। ये बोलता है मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ डिस्कस करे पूरे मैटर को, वो समझे मेरे नीड्स को, कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, मेरे गोल्स को समझे, और उसके बाद में वो मुझे बताए वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। आया आपको समझ में? ये दूसरे इंसान का नीड है। पहला इंसान, आप देख रहे हो यहाँ पे, पहला इंसान ज्यादा बात करने वाला नहीं लग रहा, वो खाली ये बता रहा है मुझे बस इतना बोल बाय या सेल, और रीजन दे दे क्यों। मतलब खाली ऐसा मत बोलना बाय सेल, मुझे बाय सेल के साथ में रीजन दे कि बाय करना है तो क्यों करना है, सेल करना है तो क्यों करना है, बस इतना बता, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। ये क्या बोलता है कि मैं चाहता हूँ सामने वाला बंदा मुझसे डिस्कस करे, मेरी नीड को समझे, कि मैं क्या क्या लाइफ में क्या चाहता हूँ, मैं किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या कुछ है, उसके हिसाब से फिर वो मुझे बताए कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं, कहाँ पैसा नहीं लगाऊं, और कब लगाऊं, ये सारा चीज वो बोलना चाहता है। ओके। तीसरा इंसान यहाँ पर क्या बोल रहा है? तीसरा इंसान बोलता है देख, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरे पास इन दोनों की तरफ फुकट टाइम नहीं है कि मैं खुद शेयर जाके खरीद लूं, मैं खुद जाके बेच दूं, या फिर ये इस तरह से करके डिस्कशन करना, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड पर्सन आ जाए, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन आ जाए, और वो स्पेशलाइज्ड पर्सन को मैं अपना कैश पकड़ा दूं, मैं उसको बोल दूं कि देख ये ले, मेरे पास फुकट में 5 करोड़ रुपया पड़ा है, इस 5 करोड़ रुपए को तेरे को जहां लगाना है तू लगा,
बस मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे देना। देख, मैं एफडी में अच्छा खासा रिटर्न से क्या मतलब है, देखो मैं एफडी में लगाऊंगा तो मुझे 9% रिटर्न मिलेगा, 9 से लेके 12% तक का रिटर्न मिलेगा। मुझे 9 से 12% तक का रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे इससे थोड़ा अच्छा रिटर्न चाहिए। लेट से मुझे 20% रिटर्न चाहिए। तो 20% रिटर्न तू मेरे को ला के दे दे, मतलब 5 करोड़ पे 20% का रिटर्न मुझे अगर तू ला के दे देता है, तो उसके बाद जो भी रिटर्न आया वो तेरा। तो सपोज करो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पे, इसने इसके इस 5 करोड़ रुपए को सपोज करो डबल कर दिया, 5 करोड़ का 10 करोड़ कर दिया, तो इस पर्सन को कितना मिलेगा, इस पर्सन को सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेगा, 20% ऑफ 5 करोड़। ये समझा आपको, क्योंकि उसने क्या बोला 20%। मतलब इस तरह से करके ये लोग डिसाइड कर देंगे कि इतना रिटर्न मुझे कम से कम मिनिमम इतना रिटर्न मुझे चाहिए, और यहाँ पर कमीशन के बेसिस पे बात हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो ये फोन पे बात कर रहा है, ये फोन पे बात कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि तू जब जहां मन जिधर मर्जी इन्वेस्ट कर दे, मुझसे बात करेगा, मुझे बताएगा मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। हाँ, इतना भी नहीं कि मैं हर बार तेरे से पूछूं, बट हाँ जब इन्वेस्ट करेगा तो मुझे एक बार फोन करके बता देना कि मैं इस कंपनी का शेयर ले रहा हूँ, क्या मैं खरीद लूं, मैं इस कंपनी के शेयर को बेच रहा हूँ, क्या मैं बेच दूं। तो ये मैनेज कर देना। तो आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट। अब आपके पास एक और इंसान है डी। डी सी के जैसा ही है, पर आप देख रहे हो ये पढ़ रहा है, इसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो फोन वोन पे बात कर सके। इसका भी यही सेम रिक्वायरमेंट है, इसके भी यही सेम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को ये बार बार फोन वोन मत करना, तुम एक्सपर्ट ही लगते हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास काफी एक्सपर्टीज है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है। तुम एक काम करो, ये लो 5 करोड़ रुपए, इस 5 करोड़ रुपए को जिधर जैसे जहां लगाना है तुम अपने हिसाब से लगा देना, और मुझे मेरा रिटर्न लाकर दे देना। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये 5 करोड़ के ऊपर तुम जितना रिटर्न कमाओगे उसका कुछ परसेंटेज मैं तुम्हें दे दूंगा। लेट्स से मुझे 20% तो तुम मिनिमम ला कर दोगे, तो अगर आपने 18% रिटर्न ला के दिया तो मैं कोई आपको कुछ भी पे नहीं करूंगा। हाँ, पर अगर सपोज करो आपने मुझे यहाँ पे 40% रिटर्न ला के दे दिया, तो देखो 20 को तो कर दो सेट असाइड, क्योंकि 20 तो मिनिमम आपको देना था। जो एक्स्ट्रा 20 आप लेके आए हो, इस एक्स्ट्रा 20 का लेट से मैं आपको 30% पे कर दूंगा। तो 5 करोड़ का 6% ये कमीशन की तरह पे कर देगा इस इंसान को। राइट। सेम इसी तरह का अग्रीमेंट इसके साथ भी हो सकता है। क्या आपको ये चारों लोग समझ में आए और ये चारों लोगों का नीड्स समझ में आया? ओके। अब अगर आपको ये चारों लोग यहाँ पर क्लियर हो गए, तो आप देखो, आप एक एक करके सारे के सारे सिनेरियोस को समझ सकोगे। ये जो पहला इंसान था, जो बेसिकली क्या बोल रहा था, मुझे सिर्फ बाय सेल के बारे में बताओ, मुझे उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। इसको किसकी जरूरत है? इसको जरूरत है रिसर्च एनालिस्ट की। ये रिसर्च एनालिस्ट को अपॉइंट करेगा। रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा? रिसर्च एनालिस्ट उसको शेयर्स के बारे में रिसर्च करके देगा और बताएगा कि इस शेयर को आप बाय कर लो या आप इस शेयर को सेल कर लो, और साथ में अपना रिसर्च रिपोर्ट दे देगा कि मुझे लगता है आपको शेयर इसलिए खरीद लेना चाहिए, या आपको इसलिए शेयर को बेच देना चाहिए, या आपको इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए। आप मुझे बताओ, ये आपको क्लियर हुआ? राइट। दूसरा इंसान जो चाहता है कि मेरे से कोई यहाँ पर डिस्कस करे, नीड को समझे, व्हेन व्हाई वेयर ये सब करे, इस इंसान को कौन चाहिए? इस इंसान को चाहिए एक ऐसा इंटरमीडियरी जो बेसिकली इसको एडवाइस करे। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आप बताओ, इज दिस क्लियर? खरीदेगा यही शेयर, यही खरीदेगा, बेचेगा यही, सब ये करेगा, लेकिन इसको एडवाइस कौन करेगा? इसको एडवाइस करेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तभी ये जाकर शेयर्स को खरीदेगा बेचेगा। ओके। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास ये क्या बोलता है, ये ले मेरा 5 करोड़ रुपया। ये दोनों बेसिकली सी और डी किसको अपॉइंट कर रहे हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर को। ठीक है, 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है दोनों का, लेकिन एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जो इसको फोन पे बात करता है और दूसरा अपनी मर्जी से काम करता है। तो सी और डी जो दोनों है,
इन दोनों को ही क्या चाहिए, इन दोनों को ही चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजर। लेकिन अगर आप देखो डी के लिए, डी का जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब वो अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से पोर्टफोलियो को चलाएगा। कब खरीदना है, कब बेचना है, वो क्लाइंट को इंटीमेट नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। सी क्लाइंट बिजी है, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर अदर पोर्टफोलियो मैनेजर। आप मुझे बताओ, क्या ये चारों लोग आपको क्लियर हुए? क्या ये चारों इंटरमीडिएरीज आपको क्लियर हो गए? हु इज अ रिसर्च एनालिस्ट, हु इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हु इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर? एंड पोर्टफोलियो मैनेजर के भी दोनों टाइप्स, क्या आपको ये क्लियर हुए? राइट, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम बात करते हैं रिसर्च एनालिस्ट की, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट बेसिकली क्या करता है? रिसर्च एनालिस्ट प्रिपेयर्स द रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। ये एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके ये कॉल्स देगा। और कॉल्स क्या होंगे? बाय कॉल, या फिर वो देगा सेल कॉल, या फिर वो बोलेगा एक काम करो, थांबा, होल्ड, अभी शेयर को बेचो मत, खरीदो मत, कुछ मत करो, जस्ट वेट एंड वॉच। रिसर्च एनालिस्ट यही करेगा। रिसर्च एनालिस्ट एक अपना रिसर्च रिपोर्ट जो देगा, हिज रिसर्च रिपोर्ट विल बी कॉमन फॉर ऑल। इसका जो रिसर्च रिपोर्ट है, दिस विल बी कॉमन फॉर ऑल। हर एक के लिए ये रिसर्च रिपोर्ट क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप अगर देखते हो तो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट के हिसाब से एडवाइस करेगा। सो इसका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा, हिज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओके, हिज इन्वेस्टमेंट एडवाइस वुड बी पर क्लाइंट। हर क्लाइंट के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगा। अब सर ऐसा क्यों कि ये अलग अलग एडवाइस देगा? देखो रिसर्च एनालिस्ट कॉमन एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके कॉमन दे रहा था, ये अलग अलग क्यों दे रहा है? हिज इन्वेस्टमेंट एडवाइस वुड बी डिफरेंट टू डिफरेंट क्लाइंट्स। ऐसा क्यों होगा? हाँ, क्लाइंट्स के नीड के हिसाब से, बिकॉज दिस विल बी एज पर द क्लाइंट्स नीड, राइट। सो दिस विल बी एज पर द क्लाइंट्स। देखो दो चीजें, एक तो क्लाइंट का नीड, फिर एज पर द क्लाइंट्स गोल। क्लाइंट के गोल्स क्या है? कोई बोलेगा मुझे 5 साल बाद घर खरीदना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो भाई एक अलग होगा। कोई बोलेगा, जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, क्यों? बोला 20 साल बाद मेरी बेटी कॉलेज जाएगी या फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जाएगी, तो उसके हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइस फिर अलग होगा। मैं बोलूंगा मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस अलग होगा। मैं 20 साल का हूं और मैं रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कुछ और होगा। मैं 40 का हो चुका हूँ और मैं 60 में रिटायर होने का सोच रहा हूँ, तो अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस अलग होगा। तो ये आता है, तो नीड, गोल। और तीसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक का रिस्क एपेटाइट भी अलग होता है, ठीक है। मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मैं कम रिस्क ले सकता हूँ, या ठीक ठीक रिस्क ले सकता हूँ, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा। ओके, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब अगर आप फर्दर यहाँ पर देखो तो आपको मिलेगा पोर्टफोलियो मैनेजर। तो पोर्टफोलियो मैनेजर, देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, पोर्टफोलियो और एक है मैनेजर। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज बेसिकली पूल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। मेरे पास पूल ऑफ सिक्योरिटीज, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरे पास कुछ एफडी है, अलग अलग चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर अभी शेयर्स में भी अलग अलग तरह के शेयर्स हैं, और भी कुछ फॉरेन सिक्योरिटीज है। इन सारे सिक्योरिटीज को, इस पूल ऑफ सिक्योरिटीज को, पोर्टफोलियो को जो इंसान मैनेज करेगा,
जो इंसान इसको मैनेज करेगा। बेसिकली मैनेज करना मतलब कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो कौन कहलाएगा? पोर्टफोलियो मैनेजर। सो अ पूल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आई हैव व्हिच इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो, द पर्सन who is going to manage my portfolio will be called as the portfolio manager. And portfolio manager जैसे मैंने आपको बताया वो दो तरीके का होता है। वो होगा एक डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर और एक हो जाएगा आपके पास नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजर। सो ये हो गया एक डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर जो बेसिकली क्या करेगा, अपने हिसाब से खरीदेगा, और दूसरा होगा अदर पोर्टफोलियो मैनेजर जो बेसिकली क्लाइंट से कंसल्ट करेगा। ही इज गोइंग टू कंसल्ट द क्लाइंट पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ करने से पहले। एंड डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो क्या करेगा? ऑन इट्स ओन वो अपने आप ही सिक्योरिटीज को खरीदेगा, बेचेगा, जैसे भी रहेगा। पोर्टफोलियो इज नथिंग, पोर्टफोलियो इज बंच ऑफ सिक्योरिटीज। आपके पास एक थैला है, अब सिंपल ऐसे समझो, आपके पास एक थैला है, इस थैले में बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं, इसमें शेयर्स हैं, इसमें कुछ डिबेंचर्स हैं, इसमें कुछ म्यूचुअल फंड है, इनमें कुछ एफडी है, इसमें कुछ गोल्ड है, कुछ सिल्वर है, राइट? तो इस थैले को आप क्या बोलोगे? ये थैले को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने मॉड्यूल पे और देखो रीड करते हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है? मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट pursuant to which a contract with a client advises or directs the client or undertakes on behalf of the client, right? Whether as discretionary portfolio manager or otherwise, the management and administration of the portfolio of the securities or the goods or the funds of the client as the case may be. दिख गया पोर्टफोलियो मैनेजर? अब पोर्टफोलियो मैनेजर अगर आपको बनना है तो आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? कम से कम 5 करोड़ रुपया। ओके, फिर आप देखिए ये जो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए बोला है ही मीन्स अ पोर्टफोलियो मैनेजर who under the contract relating to the portfolio management exercises or may exercise any degree of discretion as to the investments of the fund or management of the portfolio of the securities of the client. उसकी मर्जी, वो जो करे, जैसा मर्जी करे, he can do whatever he want. अब पोर्टफोलियो मैनेजर को यहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करना पड़ता है, राइट? उसको हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस दिखाना होता है। ऐसा नहीं किसी ने लालच दे दिया कि यार तू एक काम कर, तू पोर्टफोलियो मैनेजर है, तेरे पास 50 क्लाइंट्स का तेरे पास पैसा पड़ा है, तो मेरे कंपनी में पैसा लगा दे, ठीक है, मैं तेरे को इतना रिटर्न दे दूंगा। तो उसको ऐसा काम नहीं करना है, इंटेग्रिटी और फेयरनेस उसको रखना चाहिए। इसके अलावा जो पैसा उसको क्लाइंट से मिला है वो सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज होगा? दैट विल बी यूज ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऐसा नहीं वो जाकर बोले कि मैं शॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ, बाद में क्लाइंट को दे दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है, राइट? उसको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस लेना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट उसको लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो फालतू में नुकसान हो जाए। सी नुकसान अगर हो गया तो पोर्टफोलियो मैनेजर को हम लायबल नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे पोर्टफोलियो मैनेजर तो मेरे नुकसान को भरपाई करके दे। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि पोर्टफोलियो मैनेजर ये बोलेगा कि देखो अगर नुकसान होता है मेरी वजह से और मेरी नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान होता है तो आप मेरे को पकड़ो, आपको नेग्लिजेंस प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मैं नेग्लिजेंट नहीं था, मैंने अपना एक प्रोफेशनल जजमेंट लिया। जैसे सपोज करो 9/11 अटैक्स हो गया, अचानक से शेयर मार्केट क्रैश कर गया। अब 9/11 तो किसी ने सोचा नहीं था ना, आपने सब कुछ अच्छे से सोच के प्लान किया था, अचानक से मार्केट क्रैश हो गया। कोविड हो गया, अचानक से मार्केट क्रैश हो गया। फरवरी में मैंने शेयर्स खरीदा था, मार्च में मार्केट क्रैश हो गया, तो किसी ने भी सोचा नहीं था। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके पास आ जाता है। इसके अलावा इट शुड नॉट एग्जीक्यूट एनी ट्रेड विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। तो ये सारा पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आता है, इसको आप लोग यहाँ पर रीड करना है। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर शुड नॉट मेक एनी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ऐसा किया हुआ है, मैंने वैसा किया हुआ है। ऐसा कुछ भी आपको एग्जैजरेट करके नहीं बोलना है। मतलब आया आपको समझ में? वो गॉगल्स पहन के वहां पर जाए और बोले देखो आई एम द किंग, शाहरुख खान स्टाइल में वहां पे डॉन 2 का गाना बजा दे टाइटल ट्रैक, ऐसा नहीं करना है। उसको
रियलिस्टिक होके बात करना, या वो स्कैम 1992 सीरीज वाला म्यूजिक बजाकर वो बोले ढै 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 ढै, ऐसा करके उसको वहां पर नहीं बोलना कि मैं पैसा डबल करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट उसको नहीं बोलना। पोर्टफोलियो मैनेजर को इस तरीके से मना किया गया है। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा क्लाइंट के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग फॉर्म में ही होगा, ताकि बाद में अगर कुछ भी झगड़ा हो तो कम से कम हमारे पास क्या रहे कि एक प्रूफ रहे कि देखो यहाँ पर हमने इन इन चीजों के ऊपर डिस्कस करके रखा था और हमने पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ था यहाँ पर, राइट। फिर देखो एक पॉइंट आता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये अभी आप नहीं समझोगे, इसको हम जब प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे। उसको अगर कोई भी खुफिया जानकारी मिलती है, ठीक है, अगर उसको कोई भी खुफिया जानकारी मिलती है, उस खुफिया जानकारी के बेसिस पे भी वो ट्रेड नहीं करेगा। खुफिया जानकारी क्या होती है, उसको हम बोलते हैं यूपीएसआई। अब खुफिया जानकारी का मतलब क्या, मेरा फ्रेंड है जो कि मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ और मेरा फ्रेंड एक कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, लेट्स से रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी है। वो मुझे बता रहा है आनंद पता है कल रिलायंस के अंदर अगले हफ्ते देखना मुकेश अंबानी एक बहुत बड़ी कंपनी को खरीदने वाला है। क्या होगा, जैसे ही मुकेश अंबानी एक बड़ी कंपनी को खरीदेगा, शेयर प्राइस उछाल खाएगा, या मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है तो मार्केट प्राइस ऊपर हो जाएगा। अब मुझे ये बात पता चल गया, नाउ आई एम वेरी वेल नो दैट द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इज गोइंग टू शूट अप। अब मेरे को मना किया गया है कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है और ये इंफॉर्मेशन अभी भी अनपब्लिश्ड है कि रिलायंस ये शेयर मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या कोई भी जो भी अच्छा गुड न्यूज बैड न्यूज कुछ भी, ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता, राइट। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करके रखना होगा। क्लाइंट को भी अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिला और क्लाइंट आपको बोलता है खरीद ले, तो भी आप नहीं खरीदोगे बेस्ड ऑन दिस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, फिर आप देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर शैल नॉट डिस्क्लोज टू एनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स द प्रेस, और डिस्क्लोज कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट का उसको यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में। आप इसको आप बेसिकली एक रीड कर सकते हो, बेसिक रीडिंग कर सकते हो, और इसमें कोई डाउट अगर आपको रहेगा तो आप मुझे बताना। मैं कस्टोडियन को एक बार छोड़ रहा हूँ और हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बेसिकली कौन है, ही इज अ पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, उसको फीस मिलता है और वो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू द क्लाइंट्स, and it also includes a person who holds himself as a investment advisor। तो अगर मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोलता हूँ मार्केट में, ये बोलते हुए फिर रहा कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, तो मैं फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही हूँ। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइस, व्हेन यू गिव एडवाइस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग or purchasing, selling or otherwise dealing in the securities or investment products, advice on investment portfolio containing the securities और investment products, right। तो ये सब चीजों के ऊपर आप यहाँ पे करते हो, और ये आप किसके बेसिस पे करते हो, बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द क्लाइंट, बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट, और ऑल्सो इंक्लूड्स द फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बोला गोल्स सेट कर देना, तो गोल्स को मीट करने के लिए, तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट बताया गया है, ठीक है। अब अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो न्यूज़पेपर मैगजीन इन सब के अंदर अगर कोई एडवाइस देता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बोलेंगे। उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको हम बोलते हैं रिसर्च एनालिस्ट। ये हो जाएगा रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट बेसिकली कौन हो गया, जो बेसिकली यहाँ पर तैयार करेगा रिसर्च रिपोर्ट। अगर आप सीएनबीसी वगैरह देखते हो तो वहां पर कई बार आपको रिसर्च एनालिस्ट मिलेंगे, जिनसे वो सीएनबीसी के होस्ट जो है वो बात करते हैं, पूछते हैं कि आप बताओ ये शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, आपका क्या कॉल है, तो फिर वो बताते हैं मुझे लगता है इसको आप बाय कर लो, सेल कर लो। तो रिसर्च रिपोर्ट, दे ऑल्सो प्रोवाइड the research report they prepare and they publish the research report, they प्रोवाइड द रिसर्च रिपोर्ट। वो बाय सेल होल्ड का क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। इसके अलावा वो प्राइस का टारगेट भी देते हैं कि ये जो शेयर्स है इसका ये टारगेट है, मुझे लगता है अभी ये शेयर इतने का चल रहा है, आगे जाके 3 महीने के अंदर ये शेयर इतने का हो जाएगा, तो ये रहता है। इसके अलावा ये ओपिनियन भी देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर जो आपको एक्सेप्शन मिला है
ये जो प्रोवाइजो में आपको एक्सेप्शन दिया है कि अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या टीवी, मीडिया इन सब के थ्रू इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बन जाता है रिसर्च एनालिस्ट, और रिसर्च एनालिस्ट का काम ही क्या है? यही रिपोर्ट तैयार करना। अब ये रिसर्च रिपोर्ट वो कहाँ पर दे सकता है? वो रिसर्च रिपोर्ट दे सकता है टीवी पे, वो राइटिंग में दे सकता है, कैसे भी करके यहाँ पर वो दे सकता है। तो बेसिकली 3 टाइप के एनालिस्ट होते हैं, एक होता है सेल साइड एनालिस्ट, एक होता है बाय साइड एनालिस्ट और एक होता है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट जो हमेशा बेचने के लिए बोलेगा, ठीक है, कि इसको बेच दो, इसको बेच दो, वो अपना रिपोर्ट देगा। बाय साइड जो सिर्फ खरीदने के लिए बोलेगा, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट जो बेसिकली बाय सेल दोनों के लिए यहाँ पर आपको बताता है। तो लोग रिसर्च एनालिस्ट के पास भी जाते हैं पूरा आइडिया लेने के लिए कि क्या काम है और हम कैसे यहाँ पर इसमें पैसा लगाएं। रिसर्च एनालिस्ट के लिए अगेन, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 1 लाख रुपया, और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो या पार्टनरशिप फर्म हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, तो आपको 25 लाख रुपए कम से कम इंप्लॉय करके रखने होंगे आपके नेटवर्थ में, तभी आप रिसर्च एनालिस्ट वहां पे बन पाओगे। अब आपके पास एक रह गया कस्टोडियन और एक हो गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो देखो इन दोनों को भी हम यहाँ पे कवर करते हैं नेक्स्ट। सॉरी, ये तो स्लाइड यहाँ पे एंड हो गया है। देखो, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, तो देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली एक कंपनी होती है, ठीक है, एक कंपनी होती है जो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। वो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। अब रेटिंग्स कैसा होता है? वो बोलेगा द रेटिंग इज लेट्स से ए, डबल ए, ट्रिपल ए प्लस। आप देखते हो कभी कभी आपको न्यूज में ऐसा मिलता है कि इंडिया की रेटिंग गिर गई है या इंडिया की रेटिंग इंप्रूव हो गई है। तो क्या होता है, जब कंपनीज डेट सिक्योरिटीज को इशू करती है या कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह को इशू करती है, तो यहाँ पर सेबी मैंडेट करता है कि आप एक काम करो, आप इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाओ। जैसे इंडिया में आप देखो तो आपको केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपको इकरा ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपको फिच ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मिलेगा। यूएसए का अगर आप चेक करो तो यूएसए में जैसे मूडीज, इनका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिर आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये आपको क्रेडिट रेटिंग देते हैं। तो वो अलग अलग यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो बेसिकली आपको क्या करते हैं, क्रेडिट रेटिंग देते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग का इनका काम क्या होता है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, ये बिजनेस को देखते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है उनको देखते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं, प्लस ये भी चेक करते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या फैक्टर है, क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल सिनारियो क्या है। उन सब चीजों को देखने के बाद फिर वो रिस्क देते हैं, तो मतलब बेस्ड ऑन द रिस्क वो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग देते हैं कि क्या ये एक सेफ है या फिर ये है रिस्की। इसके बीच में आपको वो कोई ना कोई रेटिंग देंगे। अब वो रेटिंग अलग अलग हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 करके रेट कर सकते हैं, वो A B C D इस तरह से करके रेटिंग दे सकते हैं, और ज्यादा हो तो वो इस तरह से रेटिंग दे सकते हैं कि ट्रिपल डबल ए, फिर आपको ऐसे मिलेगा ट्रिपल B। हमारा एक पूरा चैप्टर है BB, देन C, देन D, इस तरह से करके रेटिंग्स आपको दे सकता है। तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली यहाँ पर ये रेटिंग देता है। इससे फायदा क्या होता है, इन्वेस्टर को एक काफी हद तक आइडिया मिल जाता है। ध्यान रखना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब रेटिंग देते हैं वो कोई भी तरीके का अश्योरेंस नहीं दे रहे, इट इज नॉट अ अश्योरेंस। मतलब अगर उन्होंने किसी सिक्योरिटी को बोला कि ये सेफ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अश्योर कर रहे हैं कि ये सेफ ही है, कि कल को नुकसान हो जाए तो मेरे पास आ जाना। वो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि देखो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, ये अभी के हिसाब से आपको एक आइडिया दे रहा है, ब्रॉड आइडिया दे रहा है कि हाँ कंपनी कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर वही आता है, सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मीन्स अ कंपनी जो कि किसके अंदर इन्वॉल्व है, इन द बिजनेस ऑफ रेटिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अब क्रेडिट रेटिंग ये कैसे आता है, दे गिव क्रेडिट रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, और वो अलग अलग रिस्क को चेक करते हैं, कंपनी के स्ट्रक्चर वगैरह को। अब अगर आपका कोड ऑफ मतलब जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छा होता है तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, लोगों का विश्वास आपके ऊपर ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आपका रेटिंग खराब हो तो फिर लोगों का विश्वास आपके ऊपर कम होता है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके क्रेडिट रेटिंग का यहाँ पर होता है। इनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 25 करोड़ रुपीज। तो ये आपके पास है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर आप देखो तो इसको एक बार आप डाल दो होल्ड पे, इस पे मैं डॉलर लगा देता हूँ, इसको आप डाल दो होल्ड पे। जब हम डिपॉजिटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को शायद बताया था डिपॉजिटरी क्या करता है, शेयर्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब डिपॉजिटरी का जो एजेंट होगा, जैसे ब्रोकर का सब ब्रोकर, वैसे डिपॉजिटरी का एजेंट हो जाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो फिलहाल समझने के लिए आप ये देखो, ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसी के साथ में आपको एक और मैं पॉइंट बताता हूं जिसको हम बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप देखो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, तो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। ये डिपॉजिटरी की तरह ही है, लेकिन डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में एक सिंपल सा डिफरेंस है। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा और सिक्योरिटीज को ट्रेड भी एनेबल कराएगा। ये कौन करता है? ये करता है डिपॉजिटरी। ठीक है, अगर आप खरीदना बेचना चाहते हो तो वो भी आपका डिपॉजिटरी के इंश्योर करवा देगा। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, कस्टोडियन बस खाली क्या करेगा, आपके सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा। वो बाय सेल नहीं करेगा, वो बोलेगा आप मेरे को सिक्योरिटीज ला के दे दो, मैं उसको होल्ड करके रख लूंगा, आप सिक्योरिटीज को बेच दो तो मेरी तरफ से सिक्योरिटीज ले जाओ। ये कस्टोडियन इज ओनली going to hold, he provides the custodial services. So देखो, a custodian is a person who carries on the or propose to carry on the business of providing custodial services to the client and keeps the custody of the security. वो सिर्फ आप एक तरीके से ये देख लो, जैसे बैंक का लॉकर होता है वैसे ही सिक्योरिटीज का भी लॉकर होता है। वो सिक्योरिटीज का लॉकर कौन मेंटेन करके रखता है? कस्टोडियन। मुझे बताओ, बैंक का लॉकर और बैंक में अकाउंट मेंटेन करना दोनों क्या एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अगर आप बैंक में एक लॉकर खुलवाते हो या बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, दोनों एक ही बात है या दोनों अलग अलग बात है? अगर आप बैंक में लॉकर खुलवा रहे हो, आप लॉकर समझते हो ना, वो बेसमेंट में जाके या कहीं पर ऐसा होता है आप चाबी लेकर जाते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप बैंक में लॉकर खुलवा रहे हो तो वो कस्टोडियन वाला काम हो गया, लेकिन अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो वो डिपॉजिटरी वाला काम हो गया। तो सेम वे, अगर आपको सिक्योरिटीज को सिर्फ सेफ कस्टडी में डालना है, सिर्फ होल्ड करके रखना है, तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे कस्टोडियन के पास। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा इंसान मेरे सिक्योरिटीज को होल्ड भी करे, प्लस जब मैं ट्रेड करूं तो उसका इमीडिएटली प्लस डेबिट क्रेडिट वो भी कर दे, तो मैं किसके पास जाऊंगा? डिपॉजिटरी के पास। क्या आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया? ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया, कस्टोडियन एंड डिपॉजिटरी का। और डिपॉजिटरी का जो एजेंट होगा उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इसको बोला गया है आप एडमिनिस्टर करोगे और मेंटेन करके रखोगे क्लाइंट्स के पूरे एसेट्स को, और हर एक का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करके रखोगे, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखोगे, और आप रजिस्ट्रेशन भी करोगे सिक्योरिटीज का। इसका मिनिमम नेटवर्थ कितना होगा? 50 करोड़ रुपया। ठीक है, कस्टोडियल है तो 50 करोड़ रुपए का इसको मिनिमम नेटवर्थ यहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन हो गया? देखो, ये एक फॉरेन इन्वेस्टर है। ठीक है, पोर्टफोलियो आपको पता है बंच ऑफ सिक्योरिटीज। ये एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो बेसिकली क्या करता है, फॉरेन से काफी सारा लार्ज मतलब बल्क में परचेज करते सिक्योरिटीज को। ये थोड़ा मोड़ा शेयर्स को परचेज नहीं करते, ये बल्क में आके सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, बल्क में आके सिक्योरिटीज को सेल करते हैं इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। और अगर आप इस तरह से आके इंडिया के मार्केट में शेयर्स को खरीदना बेचना चाहते हो तो आपको बोला गया है प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो हमारा एक पूरा चैप्टर है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता रहा। देखो, जो जो चीजें हमारे चैप्टर के अंदर आगे कवर होगी उसको मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि वो एनीवे हम बाद में कवर करेंगे। बट हाँ, जो हमारे आगे चैप्टर्स में नहीं है उसको मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। तो जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो आप सिंपली समझ लेना, एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो काफी सारा पैसा लेकर आता है इंडिया में, इंडियन मार्केट्स में वो बाय करता है, सेल करता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो अगर कोई फॉरेन का ऐसा इन्वेस्टर इंडिया में आके बाय सेल और ये सब करना चाहता है तो उसको बोला गया है
प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ विथ सेबी और आप यहाँ पे बन जाओगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। गाइस, डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? क्या आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज ये क्लियर हुए? अलग अलग टाइप के इंटरमीडियरीज ये आपको क्लियर हुए? अच्छा, अगर आपको ये क्लियर हुए तो मैं आपको होमवर्क देता हूं कि मॉड्यूल से आप यहां तक के सारे टॉपिक्स को रीड कर लोगे, यहां तक के सारे टॉपिक्स को, ये चैप्टर के स्टार्ट से लेके यहाँ तक इन सब को आप अच्छे से रीड कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके अगर यहाँ पे कोई डाउट्स होंगे तो उन डाउट्स को मैं केटर करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ केसेस है, ठीक है, यहाँ पर इंटरमीडियरी से रिलेटेड केसेस है। ये केसेस को अभी आप होल्ड पे रख के छोड़ दो, इसको अभी हम नहीं करेंगे, इन केसेस को हम पढ़ेंगे बाद में, स्पेशली जब हमारा सेबी एक्ट और ये सब हो जाएगा, क्योंकि तब आप इन एक्ट्स को काफी अच्छे से समझ पाओगे इन केसेस को, अभी आधा अधूरा नॉलेज रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप ये इंटरमीडियरीज को अच्छे से पढ़ के रखना, आपके मैं डाउट्स को लूंगा और इसके बाद हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे किसको? सेबी एक्ट को। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी सेबी एक्ट। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे सेबी एक्ट को। लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट इंडेक्स और हम टिक करना शुरू करते हैं वो डिटेल्ड इंडेक्स में, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था। तो हर लेक्चर के एंड में मैं इस तरह से करके आपको बता दूंगा हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया, ताकि आप उसको आराम से पढ़ सको, खुद से रीड कर सको। तो आप ये देखो, ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। केस लॉज है, इसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, ये हम बाद में कवर करेंगे, दिस इज टू बी कवर्ड लेटर, ओके। अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सेबी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और यहां से आप देखो, अभी तक हम खाली वार्म अप कर रहे थे, अब हमारा मेन जो मुद्दे का टॉपिक है वो शुरू होगा, दैट इज द सेबी एक्ट, ठीक है। इजी चैप्टर है, कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा।